गुड आफ्टरनून क्लास। और सभी कैसे हो आप लोग? आप लोगों को आवाज क्लियर आ रही है सभी को? हेलो। यस मैम। हम्म। ठीक है। यस मैम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है। ये आपका पेपर 103 का टॉपिक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपके आगे कोई भी पेपर आप दोगे ना, तो उसमें से भी एक दो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले इसमें टॉपिक है मोड ऑफ फॉर्मेशन, है ना। इसको कहते हैं विषय निर्माण की विधियां। हम लोग किस किस तरह से विषय का निर्माण करते हैं। तो विषय की बात हो रही है तो सबसे पहले ये डिफाइन करते हैं कि सब्जेक्ट भी हम कितने, सब्जेक्ट को भी कई प्रकार से डिवाइड किया गया है, कई भागों में विभाजित किया गया है। जैसे बेसिक हो गया, कंपाउंड हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। तो ये मोड ऑफ फॉर्मेशन की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, ये भी एक मतलब एक विषय है, एक मतलब कि ये क्यों जरूरत पड़ती है। तो हम अगर बात करें तो हर कुछ समय बाद या कुछ मिनट्स बाद कोई ना कोई एक नया सब्जेक्ट फॉर्म होता है। हमारे पास हम क्लास नंबर देते हैं, हमारे पास जो मेन क्लासेस हैं वो एक पर्टिकुलर डिफाइन है कि हाँ मेरे पास 42 मेन क्लास इसी में है, और हमारे पास 10 मेन क्लासेस हमारे पास टीडीसी में है। तो वो एक लिमिटेड है, लेकिन हमारे पास हर कुछ समय बाद, 1 घंटे 10 मिनट कुछ सेकेंड के बाद एक नया सब्जेक्ट फॉर्म होता है। तो उसको हम लोग कैसे क्लास नंबर देंगे? तो इसीलिए हम लोग मोड ऑफ फॉर्मेशन की उत्पत्ति हुई कि हम जो नए सब्जेक्ट ऐड हो रहे हैं तो उन्हें हम किस तरह से अपने सब्जेक्ट में ऐड कर सकें, और उन्हें कैसे नया फॉर्म दें सब्जेक्ट का, और कैसे उसे क्लासिफाई करें। तो इसीलिए हम लोग मोड ऑफ फॉर्मेशन के द्वारा नए सब्जेक्ट की उत्पत्ति करते हैं। ठीक है। तो मोड ऑफ फॉर्मेशन का मतलब है कि नए सब्जेक्ट को हम कैसे, मतलब कैसे नया नंबर दे सकते हैं, और किस सब्जेक्ट के अंदर उस सब्जेक्ट को रख सकते हैं जो नया सब्जेक्ट फॉर्म हुआ है। ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम कि मोड ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है ये समझ में ना आया हो तो मैं दोबारा से बता दूं कि हम लोग मतलब जो हमारे सब्जेक्ट के निर्माण की विधियां किस किस प्रकार से हम लोग सब्जेक्ट का निर्माण करते हैं, उनके बारे में यहाँ पे हम बताएंगे आपको। ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं ना, बेसिक, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। बेसिक की बात करें तो जैसे कि आपका फिजिक्स, मैम केमिस्ट्री। पीडीएफ नहीं शो हो रही है आपकी स्लाइड। नहीं, नहीं शो हो रही है। किसी को नहीं शो हो रही है? मोनिका। नहीं मैम। नहीं मैम। ओके, एक सेकेंड। हाँ। मैम, हम्म। आवाज ही सुनाई दे रही है आपकी। अच्छा अच्छा, आप लोग बताना चाहिए ना। अब भी दिख रही है? हम्म। अब दिख रहा है? यस यस। मैम। यस मैम, यस हाँ। अब देखिए। मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट हमारा टॉपिक है, और इसमें सब्जेक्ट को हम लोग क्यों मतलब सब्जेक्ट को भी कई भागों में डिवाइड करते हैं ना, कि सब्जेक्ट को भी बेसिक हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, कंपाउंड, है ना। और हमारे पास तो एक लिमिटेड विषय है, मतलब एक हम अगर बात करें डीडीसी की या सीसी की, तो हमने मेन क्लासेस को फॉर टू मतलब सब्जेक्ट जो है उनको फॉर टू मेन क्लासेस में, या फिर टीडीसी की बात करें तो 10 मेन क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है ना। फिर अगर कोई नया सब्जेक्ट आएगा तो हम उसे कैसे नंबर देंगे, तो उसको हम किस सब्जेक्ट के अंतर्गत रखेंगे। तो यही हमारे विषय निर्माण की विधियों के अंदर हम पढ़ेंगे कि नए सब्जेक्ट को हम किस सब्जेक्ट के अंदर रखेंगे, किस मेन क्लास के अंदर वो सब्जेक्ट आएगा। ठीक है। यस मैम। हाँ, तो ये बेसिक, बेसिक की अगर बात करें तो हमारा कोई भी बेसिक हो सकता है, जैसे कि सिंपल सब्जेक्ट फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, बायो साइंस, या जो भी है आपके वो बेसिक सब्जेक्ट हैं। फिर अगर हम बात करें कंपाउंड की, तो ये एक तरह से हम कहेंगे कि दो मतलब आइसोलेट के बीच में कोई दोबारा कोई सब्जेक्ट हमारा बनता है। जैसे कि अगर बात करें आपका हॉर्टिकल्चर हो गया, है ना, आपका आपका एस्ट्रोफिजिक्स हो गया, है ना। तो ये आपके किस तरह के दो सब्जेक्ट को मिला के एक नए सब्जेक्ट फॉर्म हुआ है, कंपाउंड सब्जेक्ट कहलाते हैं वो। ठीक है। इसी प्रकार से आपके कॉम्प्लेक्स में दो से ज्यादा विषयों को मिलाकर जो एक नया सब्जेक्ट फॉर्म होता है वो हमारा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है। तो इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन। जैसे कि यहाँ पर एक कंपाउंड सब्जेक्ट है ना। सिंपल सब्जेक्ट में तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स या जो भी चीजें आती हैं वो सिंपल सब्जेक्ट कहलाते हैं, या फिर ठीक है मेन सब्जेक्ट कहलाते हैं। और फिर आपका कंपाउंड सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें जनरली एक बेसिक सब्जेक्ट होता है, एक फेसिट होता है, और उसमें हम लोग रिलेशन करके एक नया सब्जेक्ट फॉर्म करते हैं। दो सब्जेक्ट या दो फेसिट के बीच में रिलेशन करके हम लोग नया सब्जेक्ट फॉर्म करते हैं। तो वो हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे कि आई मेडिसिन हो गया, या ह्यूमन डिजीज हो गया, या फिर आई डिजीज हो गया, या ट्रीटमेंट ऑफ आई डिजीज हो गया। तो ये आपके सारे कंपाउंड सब्जेक्ट हैं, यानी कि दो सब्जेक्ट के बीच में रिलेशन करके हम लोग नया सब्जेक्ट फॉर्म किया है। ठीक है। और एक सेकेंड, इस
इसी प्रकार से अगर कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट की बात करेंगे तो आपका जैसे कि यहाँ पे जियो पॉलिटिक्स है, आपका जियो फिजिक्स है, तो ये आपके एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट कहलाएंगे। आपका एस्ट्रोफिजिक्स है वो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट कहलाएगा, वो कंपाउंड के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है। और इसमें हम पढ़ेंगे पहले फेज रिलेशन क्या होता है। ठीक है। इनको भी 5 स्तरों में हम लोगों ने डिवाइड किया ना फेज रिलेशन को। 3 टाइप्स के होते हैं ये, है ना। आपका इंट्रा सब्जेक्ट, इंट्रा फेसिट और इंट्रा एरे, है ना। आप लोगों ने फेज रिलेशन तो पढ़ा ही होगा ना। यस मैम। यस मैम। तो इसको हम लोगों ने फेज रिलेशन को थोड़ा सा मैम, हाँ हाँ एक बार बताओ। कंपाउंड सब्जेक्ट बता दीजिए। देखो कंपाउंड सब्जेक्ट यहाँ पे, सॉरी सॉरी सॉरी, देखो these सब्जेक्ट आर कंपाउंड ऑफ ए बेसिक क्लास एंड वन और मोर आइसोलेट। एक बेसिक क्लास होगी या फिर और एक साथ में उसके बेस एक कोई आइसोलेट होगा। जैसे आई हो गया आपका, ये मेडिसिन मेन क्लास हो गई और उसकी जो उसका जो आइसोलेट है वो आई है ना। यस मैम। इसी तरह आपके कंपाउंड सब्जेक्ट में एक आपकी मेन क्लास होगी और उसके जो आइसोलेट होंगे उनके बीच में रिलेशन होगा और उससे जो सब्जेक्ट फॉर्म होगा वो आपका कंपाउंड सब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे ह्यूमन डिजीज है तो आपका ये ह्यूमन के अंदर ये आपका ह्यूमन जो है मेन क्लास मेडिसिन का है और डिजीज भी इसका एक आइसोलेट है ना। यस। और इसी Yes, तरह ma'am. से आपका ट्रीटमेंट ऑफ आई डिजीज, ये भी एल मेडिसिन का ही मेन क्लास है इसमें और डिजीज भी इसका एक आइसोलेट है ना। आई आपकी पर्सनैलिटी है ना, आपकी इसमें मेन क्लास है आई, पर्सनैलिटी है इसकी मेडिसिन की। ठीक है। Yes, ma'am. तो ये आपके मतलब एक मेन क्लास होगी और एक आइसोलेट से मिलके जो सब्जेक्ट बनता है वो कंपाउंड सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है। कंफ्यूजन हो रही है। कंपाउंड का मतलब मिक्स, मिश्र होता है ना, कंपाउंड का मतलब मिश्र सब्जेक्ट होता है ना। यस मैम। क्या मतलब क्लियर नहीं हो रहा है अभी भी? मैम हो गया। और इसी प्रकार से कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो उसमें कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि उसमें मतलब मेन क्लासेस होती हैं, 2 अलग अलग मेन क्लासेस, जियो पॉलिटिक्स है, एस्ट्रोफिजिक्स है, एस्ट्रोनॉमी है ना। तो उससे जो क्लास 1 फॉर्म होती है या कोई सब्जेक्ट फॉर्म होता है तो वो आपका कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट कहलाता है, जिसमें हमें समझ नहीं आता कि ये किसके अंतर्गत रखें, है ना। एक नई चीज फॉर्म होती है 2 मेन क्लासेस को मिला के, तो आपकी वो आपका कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट कहलाता है। मैम तो बेसिक हो गया, जैसे वो तो मेन क्लास है, जैसे बायो मैथ्स बेसिक, हाँ फिजिक्स। बायो में, हाँ उसमें तो आपका एक अलग ही सब्जेक्ट दिखाई देता है, लेकिन जियो पॉलिटिक्स है इसमें आपको 2 अलग अलग मेन क्लासेस दिखाई देंगी, ये अलग जियो है ना, पॉलिटिक्स अलग है ना। जैसे बायोकेमिस्ट्री है, बायो अलग। बायोकेमिस्ट्री, हाँ बिल्कुल। एस्ट्रोफिजिक्स, आपका फिजिक्स अलग है, एस्ट्रोनॉमी अलग है, दोनों को मिला के एक मेन क्लास, एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को बना दिया गया है ना। तो वो आपके कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट कहलाएंगे। ठीक है। तो मैम बेसिक हो गया जैसे बायो मैथ्स ये, और हाँ कंपाउंड जो है उनके अंदर के, जैसे उनके अंदर जितने भी फैसेट्स या आइसोलेट्स आते हैं। बिल्कुल ठीक है। आपका, हाँ। और इसमें ओके। आपका, इसमें जैसे फेज रिलेशन अगर बात करें आप, तो इसको आगे हम लोगों ने इसके स्तर भी पढ़े हुए हैं ना इसके, कि अगर इंट्रा सब्जेक्ट, इंट्रा एरे और इंट्रा आपका फेसेट है ना, तो इसके भी 3 स्तर है ना। फेज रिलेशन के द्वारा भी हमने सब्जेक्ट को अलग अलग तरीकों से मतलब एक नाम दिया हुआ है, एक मतलब है ना, फॉर्म नहीं किया यस है मैम। कई सब्जेक्ट्स को, थे। नए सब्जेक्ट्स हमने फॉर्म किए हैं फेज रिलेशन के द्वारा भी ना। तो हम्म। वो फेज रिलेशन को भी यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे, फेज रिलेशन क्या होता है। फेज रिलेशन तो आपने पढ़ रखा है वैसे भी, तो यस इसमें भी मैम। 3 प्रकार के फेज रिलेशन हमने पढ़ाए थे आप लोगों को ना, पढ़े थे आप लोगों ने ना। तो यस मैम। फेज रिलेशन की यहाँ पे हिस्ट्री दी हुई है कि फेज रिलेशन जो है सब्जेक्ट, जो ये टर्म है वो किसने दिया था, तो रंगनाथन सर ने दिया था हमारे। और ये कब दिया गया था ये भी यहाँ पे बताया गया है कि ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था 6th एडिशन में, जो कि 1963 का 6th एडिशन था, उसमें ये जो फेज रिलेशन की बात की गई थी। ठीक है। और ये बेसिकली पहले इसमें आपका इसमें 7th क्या है, इसमें 5, हाँ पहले जो एडिशन था 7th एडिशन, उसमें 5 की बात की गई थी, है ना। 7th, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ इसमें 63 जो एडिशन था उसमें बात की गई थी 5 काइंड्स ऑफ रिलेशन की। और उसके बाद जो 1987 में 7th एडिशन आया था, उसमें जो उसके मतलब बात करें हम, जो टूल है वो भी ऐड कर दिया गया था। जैसे कि हमारे पास रिलेशन में हमने पढ़ा है आपको डिफरेंस, कंपैरिजन, है ना। आपका क्या है, कंपैरिजन, डिफरेंस, बायस, इन्फ्लुएंस, है ना, जर्नल। जनरल बेसिक। और टूल जनरल टूल टूल ऐड नहीं है ना इसमें आपके,
इसमें आपके बुक में 6 एडिशन वाले टूल नहीं ऐड है ना? नो मैम, बस हाँ यही है। हाँ, तो जो इस 7th एडिशन में एक क्वेश्चन वैसे आएगा नहीं, लेकिन ये कभी हो सकता है पूछ लिया जाए, एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं कि टूल्स है वो कहाँ से ऐड हुआ है। तो टूल्स जो है ना आपका 7th एडिशन जो 1987 में पब्लिश हुआ है, उसमें आपके जो मतलब एक आपके जो लेवल है या जो स्तर है, उनको हमारा जो वेरिएशन है वो मतलब 5 लेवल्स में हमने कहा था डिफाइन किया हुआ है ना, 5 राउंड्स में या 5 लेवल्स में डिफाइन किया हुआ है ना, बताया था हमने 5 राउंड्स में बताया था ना हमने कि 5 उसके अब राउंड्स है ना, कि पहले हमारा जर्नल, बायस, कंपैरिजन, डिफरेंस और आपका इन्फ्लुएंस है ना। लेकिन इसके साथ एक और उन्होंने राउंड जोड़ दिया है, टूल्स, जो कि 7th एडिशन में ऐड हुआ था। तो ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो मैंने ऐड कर दिया क्योंकि ये थोड़ा सा ये पॉइंट पूछा जा सकता है, टूल फेज रिलेशन कहाँ से ऐड हुआ है, ठीक है। तो ये आपका 7th एडिशन में ऐड हुआ है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर मैंने काइंड्स ऑफ फेज को डिफाइन किया है, टूल्स क्या होता है, ठीक है। ये जर्नल है, बायस है, कंपैरिजन है, डिफरेंस है, इन्फ्लुएंसिंग है, टूल। टूल नहीं पढ़ा है, बाकी आपसे सब पढ़ा हुआ है ना? यस मैम। है ना? यस। तो देखो इसमें जर्नल का तो आपको पता है कि जर्नल हमें आसानी से समझ में आता है कि डिफाइंड होता है कि हाँ आपका रिलेशन ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री या रिलेशन बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योमेट्री या फिर हिस्ट्री, है ना। तो ये क्लियर आसानी से समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। बायस में मतलब किसी एक की तरफ उसका झुकाव होता है या उसका फेवर वो करता है, तो बायस रिलेशन कहलाता है। जैसे मैथमेटिक्स फॉर बायोलॉजिस्ट, या फिर आपका हाँ साइकोलॉजी फॉर डॉक्टर्स, है ना। या फिर आपका मतलब अगर बात करें हम, आपका बायोलॉजी फॉर केमिस्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम आएंगी वो बायस के अंतर्गत आएंगी, ठीक है। तो ये किसी ना किसी की तरफ मतलब झुकाव रहता है या किसी की तरफ उसका एक वो फेवर करता है, ठीक है। तो वो बायस के अंतर्गत आता है, यानी कि हम उसके प्रति मतलब किसी भी तरह उसका फेवर कर रहे हैं, ठीक है, या उसकी तरफ झुकाव है हमारा, ठीक है। तो बायस के अंतर्गत आएगा। ये इसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ठीक है। और कंपैरिजन तो बहुत सिंपल तरीके से मैं आसानी से समझ आता है कि कंपैरिजन उसमें दिया हुआ है, कंपैरिजन बिटवीन AACR2 और CC, या कंपैरिजन बिटवीन साइकोलॉजी और फिजिक्स, है ना, या हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, है ना। तो ये कंपैरिजन के बीच में आते हैं। और डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस तो वही सेम, कंपैरिजन और डिफरेंस में हम दो क्लासेस को जोड़ देते हैं आपस में और बीच में डिफरेंस लगाते हैं, डिफरेंस बिटवीन जूलॉजी एंड बॉटनी या डिफरेंस बिटवीन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो आपका डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से इन्फ्लुएंस भी आता है। इन्फ्लुएंस में क्या होता है कि हम मतलब कोई भी प्रभावित हो रहा है, एक पक्ष प्रभावित हो रहा होता है ना। जैसे इम्पैक्ट ऑफ IT ऑन लाइब्रेरी साइंस, यानी कि आईटी आईटी का इम्पैक्ट लाइब्रेरी साइंस पे पड़ रहा है ना। और जिस पर प्रभाव पड़ रहा होता है वो कब आता है? वो पहले आता है, उसको हम पहले बनाते हैं। और जो प्रभाव डाल रहा है वो बाद में आता है ना। यही होता है ना, याद है कि नहीं आप लोगों को? जैसे कि इम्पैक्ट ऑफ IT इन लाइब्रेरी साइंस, है ना। तो कौन सी चीज प्रभावित हो रही है इसमें? लाइब्रेरी साइंस ना। तो लाइब्रेरी साइंस का नंबर पहले बनता है इसमें, है ना। फिर IT जो है उसका बाद में बनता यस मैम। है ना। इसी प्रकार से फिजिक्स इन्फ्लुएंस बाय मैथमेटिक्स, यहाँ पे क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है? फिजिक्स। फिजिक्स इन्फ्लुएंस बाय, हाँ, फिजिक्स इन्फ्लुएंस हो रही मैथमेटिक्स के द्वारा, है ना। तो पहले फिजिक्स का बनेगा मैम। हाँ, फिजिक्स जो प्रभावित होता है वो आपका पहले लिखा जाता है और जो प्रभाव डाल रहा है वो बाद में लिखा जाता है, ठीक है। और हाँ इसके सिंबल्स तो आपके मतलब याद करने आप कर लीजिएगा उसे याद। सिंबल्स होते हैं, जीरो से हम लोग ऐड करते हैं ना, और आपके अलग अलग इसके सिंबल्स होते हैं। B का डिफरेंस होता है, C का कंपैरिजन होता है ना। और आपका यस। जी इन्फ्लुएंस का होता है ना। तो इस तरह से आपका अलग अलग नंबर्स होते हैं इसके। और तो मैम ओ, किसका किसका? मैम ओ तो सबके लिए यूज करते हैं। हाँ वो उसका सबके लिए, जीरो हाँ वो जीरो। सब वो कनेक्टिव सिंबल होता है। और बाकी जो आपका C हो गया, D हो गया या G हो गया, ये आपके अलग अलग मतलब जो उसके जर्नल हो गए, बायस हो गया, इसके लिए अलग अलग दिए हुए हैं नंबर्स, ठीक है। ओके। जी मैम। और टूल्स में क्या होता है कि फिलोसफी ऑफ साइंस है, स्टैटिस्टिक फॉर साइंस है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, फिलोसफी किसके लिए टूल की तरह यूज हो रहा है, यानी कि एक उपकरण की तरह यूज हो रहा है। फिलोसफी का हम यूज कर रहे हैं साइंस में, है ना। एक
Yes, ma'am. एक अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, मतलब फिलोसफी को हम लोग साइंस के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, तो एक उपकरण की तरह यूज कर रहे हैं, मतलब साइंस में फिलोसफी को एज अ टूल यूज कर रहे हैं। तो उस केस में हम लोग टूल का यूज करेंगे, वो हमारा टूल कहलाता है, फेज का एक काइंड है टूल। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें फिलोसफी ऑफ साइंस, या फिर हम सोशियोलॉजी ऑफ साइंस करें, ठीक है, या फिर आपका मैथमेटिकल साइंस करें, मैथमेटिक्स फॉर साइंस करें, तो हम लोग मैथमेटिक्स को एज अप्लाई कर रहे हैं साइंस में। इकोनॉमिक्स फॉर साइंस, तो इकोनॉमिक को हम लोग साइंस में अप्लाई कर रहे हैं, या स्टैटिस्टिक फॉर मैथ्स, तो स्टैटिस्टिक का हम लोग यूज मैथ में कर रहे हैं, उसको एज अ टूल यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हमारा टूल की तरह यूज होगा। जैसे कि डिफरेंस में हम लोगों ने डिफरेंस एक दो मेन क्लासेस के बीच में डिफरेंस किया था, इसी प्रकार से टूल में क्या होता है कि किसी भी एक मतलब किसी भी चीज का हम लोग एप्लीकेशन यूज करते हैं, जैसे कि फिलोसफी है, फिलोसफी को हम अप्लाई कर रहे हैं साइंस में, है ना, या फिर हम आपका सोशियोलॉजी को हम लोग साइंस में यूज कर रहे हैं, सोशियोलॉजी की भी जो चीजें हैं, कॉन्सेप्ट है या जो भी चीजें हैं, वो हम साइंस में अप्लाई कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं उसको, तो वो हमारा टूल के अंतर्गत आता है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने फेज रिलेशन को भी आगे डिफाइन किया हुआ है, मैं आगे बताऊंगी, फेज रिलेशन आपने वैसे पढ़ रखे, थोड़ा थोड़ा डिफाइन करूंगी, बहुत डिटेल में नहीं। ठीक है, और शायद इसमें मैंने डिफाइन नहीं किया है। ठीक है, फेज रिलेशन मैं बाद में बता दूंगी। फेज रिलेशन बेसिकली क्या होते हैं, दो अगर बात करें, पहले इंट्रा सब्जेक्ट है, पहले टाइप का फेज रिलेशन, और दूसरा इंट्रा फेसिट, और तीसरा इंट्रा एरे, है ना। तो इंट्रा सब्जेक्ट में क्या होता है कि आपके दो मेन क्लासेस होती हैं अलग अलग, उनके बीच में कोई रिलेशन होता है तो हम इंट्रा आपका सब्जेक्ट कहलाता है, जैसे कि डिफरेंस बिटवीन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, डिफरेंस बिटवीन साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, है ना। तो ये आपका हो गया क्या, इंट्रा सब्जेक्ट आपका कहलाएगा फेज रिलेशन। अगर बात करें इंट्रा एरे की, तो आपका जैसे कि बात करें हम आपका कंपैरिजन बिटवीन एकेडमिक एंड बिजनेस लाइब्रेरी, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, इंट्रा फेसेट, यानी कि किसी एक मेन क्लास के दो फेसेट, या फिर हम दो कोऑर्डिनेट फेसेट की भी कह सकते हैं, जो बोल्ड लेटर्स होते हैं ना सभी मेन क्लासेस के अंदर जो लिखे होते हैं, वो आपके कोऑर्डिनेट फेसेट कहलाते हैं, या फिर आपको उसको फेसेट भी कह सकते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट क्लासेस होती हैं वो, जिससे कि क्लियर हो रहा है या नहीं यहाँ पे, हेलो, नो मैम। नहीं आपको फेज रिलेशन हमने पढ़ा था ना, फेज रिलेशन में Yes, ma'am. जैसे कि लाइब्रेरी साइंस में आपको एक यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, आपकी एकेडमिक लाइब्रेरी होती है, ये Yes, इसमें ma'am. बताया हुआ है कि मोड ऑफ फॉर्मेशन, आपको ये जो टर्म है, ये प्रोक्लेमेंट टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में यूज किया गया था 1937 में। ठीक है, और इस थर्ड एडिशन 1957 में ये फॉर्मेशन ऑफ मोड इज डिवाइडेड इनटू 5 प्रिलिमिनरी मोड, यानी कि इसके जो थर्ड एडिशन में इसको 5 मोड में डिवाइड किया गया था, डिस्क्रिप्शन, लैमिनेशन, डेनोटेशन, लोज असेंबलीज और सुपर इम्पोजिशन। ठीक है, ये 5 भागों में डिवाइड किया गया था 1957 वाले एडिशन में। ठीक है, जो कि थर्ड एडिशन, सॉरी 1957 में ये थर्ड एडिशन आया था, उसमें जो मोड ऑफ फॉर्मेशन को 5 भागों में डिवाइड किया गया था। ठीक है, मैं मोड ऑफ फॉर्मेशन आपको बता रही थी कि फेज रिलेशन बेसिकली क्या होती है, जो मेन क्लासेस, सपोज दैट हम आपका लाइब्रेरी साइंस के लेते हैं, तो लाइब्रेरी साइंस में मेन क्लास तो लाइब्रेरी साइंस है, ठीक है, उसमें आपकी पब्लिक लाइब्रेरी हो गई और आपकी स्पेशल लाइब्रेरी हो गई, अगर, है ना। तो आपकी पब्लिक लाइब्रेरी मेन फेसेट है आपका आइसोलेट, सॉरी, और सेकेंड आइसोलेट कौन सा है आपका, स्पेशल लाइब्रेरी। ठीक है, तो अगर इनके दोनों आइसोलेट के बीच में हम कोई सब्जेक्ट बनाएंगे दोनों को ऐड करके, जैसे कि कंपैरिजन बिटवीन स्पेशल लाइब्रेरी एंड पब्लिक लाइब्रेरी, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका इंट्राफेसेट रिलेशन कहलाएगा। ठीक है मैम, तो जैसे पब्लिक लाइब्रेरी और ये इसको कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं। हाँ, इसको जो क्या आपके कहते हैं? जितने भी बोल्ड लेटर होते हैं ना, जो आइसोलेट होते हैं ना, उसे कोऑर्डिनेट हम्म। क्लास भी कहते हैं। ठीक है, और आपका अगर इसके बीच की बात करें हम, कि अगर आपकी पब्लिक, आपकी जो एकेडमिक लाइब्रेरी के भी पार्ट्स होते हैं ना, एक आइसोलेट है, और आइसोलेट के बीच में जो भी, आइसोलेट के नीचे जो भी आपके यस मैम, वो भी होते हैं एक किसी सब किसी में। पार्ट्स होते हैं ना, सब पार्ट्स होते हैं, वो आपके एरे कहलाते हैं। हम्म। जैसे कि आप बात करें एकेडमिक लाइब्रेरी, तो एकेडमिक में भी आपकी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी हो गई, या और आपकी स्कूल स्कूल लाइब्रेरी होती लाइब्रेरी है। हो गई, तो ये आपके क्या हो गए, उसके एरे हो गए, एक आइसोलेट के एक एरे हो गए। तो उन एरो के बीच में अगर रिलेशन होता है, तो वो आपका इंट्रा एरे रिलेशन कहलाता है। ठीक है, जैसे डिफरेंस बिटवीन स्पेशल लाइब्रेरी एंड
सॉरी, डिफरेंस बिटवीन आपका यूनिवर्सिटी एंड लाइब्रेरी स्कूल लाइब्रेरी, तो ये आपका इंट्रा एरे रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, यस मैम। इसका मे भी हो सकता है आगे मैंने इसका एग्जांपल भी दिया हो, तो मैं इसे पहले से डिफाइन कर दिया, मुझे ऐसा लग रहा था शायद नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो मोड ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पे हम बता रहे थे कि मोड ऑफ फॉर्मेशन का जो एक टर्म है वो सबसे पहले प्रोलोगेमना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, ये किताब का नाम है जो कि रंगनाथन सर ने लिखी थी 1937 में। तो सबसे पहले इसमें इन्होंने जिक्र किया था इस मतलब टर्म का कि मोड ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है। इसको उन्होंने 1937 में अपनी किताब जो थी उनकी प्रोलोगिमना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन उसमें डिफाइन किया था। तो ये जो बुक का नाम आपको दिख रहा है ना, ये भी एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है कि ये कौन सी किताब है, ये किताब किसने लिखी, तो इससे भी क्वेश्चन बनता है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसके ही थर्ड एडिशन जो कि 1957 में आया था, इन मोड ऑफ फॉर्मेशन को 5 भागों में डिवाइड किया गया था: डिसेक्शन, लैमिनेशन, डेनुडेशन, लूज असेंबलेज और सुपर इम्पोजिशन। ठीक है, और आगे हम बात करते हैं। और फिर क्या हुआ था मोड ऑफ फॉर्मेशन में मतलब जो इसकी 7th एडिशन था सीसी का, उसमें इसको 12 भागों में विभाजित कर दिया गया था। ठीक है, 12 भागों में, मतलब डिटेल में मैं बता रही हूँ। अगर हम बात करेंगे लूज असेंबलेज की, तो लूज असेंबलेज में आपका टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3। इसी को ही आपका जो आपको लूज असेंबलेज टाइप 1 दिख रहा है, टाइप 2, टाइप 3, ये क्या है आपका, ये आपका है इंट्रा सब्जेक्ट, इंट्रा फेसेट और इंट्रा एरे। ठीक है, Yes, यही ma'am. Yes. आपका 3 है, तो आपको पहले बता दिया तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इसी प्रकार से लैमिनेशन है एक, और लैमिनेशन को उन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया है, लैमिनेशन काइंड 1 और लैमिनेशन काइंड 2। इसी प्रकार से फिजन, फिजन को इन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया है, डिसेक्शन और डेनुडेशन। ठीक है, और फ्यूजन है, फिर डिस्टिलेशन है, फिर एग्लोमरेशन है, और सब्जेक्ट बंडल और क्लस्टर है। ठीक है, तो ये आपके पूरे 12 भागों में विभाजित किया गया है रंगनाथन सर द्वारा हमारे जो मोड ऑफ फॉर्मेशंस को। ठीक है, और इसमें जो रिलेशन है मैंने बताया था कि रिलेशन आपके आपके 5 ही प्रकार के बुक में दिए हैं। 6 जो नया जो ये आपका रिलेशन है वो आपके 7th एडिशन जो किताब थी उसमें ऐड किया गया है। ठीक है, तो इसमें अगर आप नहीं भी लिखोगे टूल तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैंने कहा अगर आप पढ़ा रहे हैं हम आपको, तो आगे की भी मतलब लिए कभी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो तो टूल भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आपके क्वेश्चन आएगा कि कहाँ से आया, तो मैंने इसलिए आपको ये पढ़ा दिया, ये आपके टूल आपके उसमें सिलेबस में जो दिया हुआ है टूल भी का जिक्र किया हुआ है। ठीक है, मैम या पीछे वाली स्लाइड कर दीजिए, आई एम सॉरी, वो नोट डाउन। मैम पीछे वाली स्लाइड, पीछे वाली स्लाइड क्या करूँ मैं? मैम नोट डाउन करना है। हाँ हाँ, कर लो कर लो कर लो। मैंने क्लस्टर इसमें नहीं दिया, क्लस्टर नोट कर लिया। यस मैम। तो यहाँ पे देखो लूज असेंबलीज वही मैंने बताया था, इंट्रा सब्जेक्ट होता है ना कि दो, इट शोज द म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन 2 और मोर सब्जेक्ट, सिंपल और कंपाउंड कोई भी हो सकते हैं, है ना, तो उनके बीच में रिलेशन होते हैं और वो भी 6 टाइप के होते हैं। ठीक है, तो हम 6 टाइप के रिलेशन को अभी देखेंगे एग्जाम्पल के द्वारा। एक सेकेंड, देखो ये 6 टाइप के रिलेशन दिए हुए हैं, जैसे रिलेशन बिटवीन हिस्ट्री एंड लिटरेचर। ये हिस्ट्री भी आपकी अलग मेन क्लासेस है और लिटरेचर भी मेन क्लास अलग है, और उनके बीच में जो रिलेशन है वो किस तरह का है, जर्नल, ये कि नॉर्मल सा रिलेशन है जिसको हम आसानी से डिफाइन कर सकते हैं ना। क्लियर है ना यहाँ पे? इसी प्रकार से मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियर। ठीक है, मैथमेटिक्स किसके लिए यूज हो रही है, इंजीनियर्स के लिए। ठीक है, तो ये बायस है, किसके लिए बायस हो रहा है, इंजीनियर के लिए बायस हो रहा है ना, है ना यहाँ पे, Yes, ma'am. है ना। Yes, ma'am. हाँ, एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल टेक्निक्स ऑफ लिटरेसी क्रिटिज्म। तो ये भी हमारा जो एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स, ये आपका कहाँ पे यूज हो रहा है, लिटरेसी क्रिटिज्म में एज ए टूल। मैथमेटिक्स टेक्निक्स का हम लोग कहाँ यूज कर रहे हैं, लिटरेसी क्रिटिज्म में, तो एज अ टूल हम यूज कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं मैथमेटिक्स टेक्निक्स को, है ना, तो ये हमारा टूल के अंतर्गत आएगा, टूल टाइप का रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, टाइप 1 लूज असेंबलेज यानी कि इंट्रा सब्जेक्ट में, यहाँ पे इंट्रा सब्जेक्ट की बात हो रही, 2 अलग अलग मेन क्लासेस की बात हो रही है। ठीक है, या 2, एक कंपाउंड है और एक मेन क्लास है। ठीक है, इसी प्रकार से कंपैरिजन बिटवीन बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, ये भी आपका कंपैरिजन वाला रिलेशन है,
इसी प्रकार से डिफरेंस बिटवीन हिंदी एंड मैथमेटिक्स, तो ये भी अलग आपका रिलेशन है ना। इसी प्रकार से फिजिक्स इन्फ्लुएंस बाय मैथमेटिक्स, है ना। तो इसमें कौन सा इन्फ्लुएंस कर रहा है किसको, फिजिक्स इन्फ्लुएंस बाय मैथमेटिक्स, है ना। मैथमेटिक्स के द्वारा फिजिक्स को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है ना। तो ये आपका यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा ना। कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हो। जो प्रभावित हो रहा है वो कब आता है, पहले आता है ना। फिजिक्स पहले आएगा, देन मैथमेटिक्स Yes, आएगा, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. और यहाँ पर फिर आपका सेम है, सेकंड मेन क्लास, सेकंड आपका लूज असेंबली टाइप 2, यानी कि इसमें भी आपका 6 टाइप के रिलेशन होते हैं, और इसमें एक मेन क्लास के 2 आइसोलेट के बीच में रिलेशन होता है ना। जैसे कि आपका रिलेशन बिटवीन हिंदुज्म एंड बुद्धिज्म, तो हिंदुज्म में आपके किसके, हिंदुज्म और बुद्धिज्म आपके सारे ये जो दोनों क्लासेस हैं, ये दोनों फेसेट हैं आपके, जो ये आपके रिलीजन के फेसेट है ना। Yes, है ना? ma'am. और ये भी इसी प्रकार से इसमें भी हिंदुज्म और बुद्धिज्म में आपका भी सेम फेसेट है आपके, किसके, रिलीजन के, है ना। अब Yes, ma'am. है ना, इसी प्रकार से हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री और अमेरिकन हिस्ट्री, ये भी आपका हिस्ट्री के ही 2 फेसेट हैं, ठीक है। इसी प्रकार से डिफरेंस की बात करें तो ये फैमिली एथिक्स हो गए, सोशल एथिक्स हो गए, तो ये आपकी मेन क्लास क्या है, सोशियोलॉजी, और इसके ये आपके इथिक्स हैं, ठीक है। ये अलग अलग इसके फेसेट हैं आपके, है ना। यस मैम। ठीक है, Yes, इसी ma'am. प्रकार से आपका एक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर ऑन कोहा लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, कौन सा रिलेशन शो कर रहा है, कोई मुझे बताएगा अभी। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर ऑन कोहा लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, किस तरह का रिलेशन शो कर रहा है यहाँ पे, टूल। है ना। क्यों हो रहा है, ये एप्लीकेशन का हम यूज कर रहे हैं ना, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, का यूज Yes, कर रहे हैं ma'am. कोहा लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर में, है ना। Yes, ma'am. ये सिंपल सिंपल है बहुत। फिर इसी प्रकार से लूज असेंबली टाइप 3, यानी कि हम लोग एक मेन क्लास है और उसके एक आइसोलेट है, और उस आइसोलेट के 2 एरो के बीच में हम रिलेशन करते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है, इंट्रा एरे रिलेशन, ठीक है। यहाँ पर वही चीज बताई गई है ना। और ये भी आपके 6 टाइप्स के होते हैं, है ना। वही सारी चीजें हैं, आपका मेल एंड फीमेल साइकोलॉजी, है ना। और आपका कंपैरिजन बिटवीन मेल एंड फीमेल साइकोलॉजी, सेम बार आ गया, अच्छा रिलेशन है, जर्नल है, और ये आपका कंपैरिजन रिलेशन है। देन आपका बायस्ड है, देन इन्फ्लुएंस है, डिफरेंस है, सॉरी इन्फ्लुएंस, इसमें मैंने टूल का नहीं बताया है, ठीक है। तो इस तरह के रिलेशन है। अब हम बात करते हैं टाइप 2 हो गया लैमिनेशन का। तो लैमिनेशन अगर हम बात करें क्या होता है, यहाँ पे एक क्वेश्चन भी बनता है, तो मैंने यहाँ पे दिया है कि जो लैमिनेशन है वो वर्ड कहाँ से फॉर्म हुआ है, तो वो लैटिन वर्ड है लैमिनी, लैमिनी से फॉर्म हुआ है, ठीक है। जो लैटिन वर्ड होते हैं वो जनरली सिमिलर होते हैं, मतलब अगर बात करें लैमिनेशन, तो लैमिनी भी लैमिनेशन के आसपास कहीं ना कहीं दिख रहा है, लग रहा है कि हाँ लैमिनेशन और लैमिनी आपस में मतलब एक थोड़ा सा सिमिलर लग रहा है। तो आप अगर कभी लैटिन अगर पूछते हैं कि ये लैटिन वर्ड है, तो लैटिन अगर आपको टर्म को आइडेंटिफाई करना है, तो एक तरीका ये होता है कि हम जनरली जो लैटिन वर्ड होता है वो मेन वर्ड का ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, कहीं ना कहीं मतलब उसमें वो वर्ड दिखाई देता है। जैसे लैमिनी है, वो लैमिनेशन लग रहा है कि हाँ ये जो लैमिनी है वर्ड, वो लैमिनेशन से कहीं ना कहीं मतलब रिलेट कर रहा है, तो हम लैटिन वर्ड को आइडेंटिफाई आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। Yes, ma'am. ये एक तरीका होता है कैसे हम लोग ये किस भाषा से रिलेट कर रहा है शब्द, तो उसे हम कैसे आइडेंटिफाई करें, तो ये तरीका होता है। और यहाँ पर बताया गया है, अकॉर्डिंग टू रंगनाथन, व्हेन द बेसिक लेयर इज बेसिक सब्जेक्ट एंड द अदर लेयर आर आइसोलेट आइडियाज और अ कंपाउंड सब्जेक्ट इज फॉर्म्ड, लैमिनेशन वहां पे कहलाता है। और ये 2 टाइप्स का होता है, और इसमें एग्जांपल के थ्रू हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि यहाँ पर बात करें जो बेसिक सब्जेक्ट है आपका, क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट इन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, ठीक है। तो ये आपका इसमें बेसिक फेसिक कौन सा है, लाइब्रेरी साइंस। और ये आपका आइसोलेट फेसिक कौन कौन से, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी और मैन्युस्क्रिप्ट, यानी कि जब हम कोई भी सब्जेक्ट होता है उसके ऊपर एक लेयर होती है, एक नीचे लेयर होती है, और बीच में एक मेन सब्जेक्ट होता है, तो हम उस केस में कहते हैं कि वो हमारा लैमिनेशन टाइप का सब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट इन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, ठीक है। तो इसका जो बेसिक फेसेट क्या है, लाइब्रेरी साइंस है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है मैन्युस्क्रिप्ट की, तो मैन्युस्क्रिप्ट आपके बीच में आएगा और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी नीचे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट इन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज,
ये बात तो समझ में आ रही है? आपके बुक में भी एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका, आपने बुक, अगर आप पेज खोलोगे बुक में तो एक Yes, मिनट, ma'am. हाँ, ये दिया हुआ है आपका One क्लासिफिकेशन। minute. हाँ, इसमें भी देखो, यहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट बीच में है, और इसमें Yes, ऊपर ma'am. का लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी ऊपर दी हुई है, Yes. मैन्युस्क्रिप्ट नीचे नीचे दिया है ना, बीच में classification. आता है आपका, है ना। मेन सब्जेक्ट Yes, को बीच में ma'am. रखते हैं, और बेस आपका जो आइसोलेट, मतलब आपका जो Ma'am, which page number is? 109, वहीं से मैंने आपका ये एग्जांपल भी लिया हुआ है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट, यहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट की बात की गई है, क्लासिफिकेशन में मैन्युस्क्रिप्ट की बात की गई है, और बात किसकी की गई है? यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज की, है ना। मतलब हमारा जो क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट, क्लासिफिकेशन मैन्युस्क्रिप्ट का, और किस किस तरह की लाइब्रेरीज में? यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरीज में, है ना। तो अगर हम सर्च करेंगे तो हम क्लासिफिकेशन पहले देखेंगे, फिर मैन्युस्क्रिप्ट देखेंगे, और यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से मैन्युस्क्रिप्ट को सर्च करेंगे, है ना। तो आपकी मेन क्या है? मैन्युस्क्रिप्ट बीच में रहेगा, उसके ऊपर क्लासिफिकेशन, देन हमारा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। ये बीच में हमारी एक लेयर जो होती है वो हमारी मैन्युस्क्रिप्ट की है। दिख रहा है आपको 109 पे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसमें मतलब एक लेयर बाय लेयर होता है, एक तरह से हम कहेंगे। एक जो मेन सब्जेक्ट होता है उसको हम 2-3 सब्जेक्ट के बीच में मतलब लैमिनेट करते हैं, या फिर उसको अरेंज करते हैं। बस हमें मेन सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना होता है कि इसमें मेन सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। बाकी इसमें हमारे बेसिक फेसेट क्या है, आइसोलेट फेसेट क्या है, और मेन हमारा इसमें मेन जो आपकी मेन फेसेट है आपका मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, और यहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट का क्लासिफिकेशन की बात की जा रही है, और कहाँ की क्लासिफिकेशन, मतलब किस प्रकार की, मतलब मैन्युस्क्रिप्ट की बात करें, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज की मैन्युस्क्रिप्ट की बात की जा रही है, ठीक है। Yes, ma'am. यस, मतलब कंफ्यूजन हो रहा है, या फिर मतलब क्लियर हो रहा है? कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे रोक के पूछ सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे लैमिनेशन टाइप 2 दिया हुआ है। Here two or more subject facet of a compound facet are laminated over one another. This type of subject were called non-main basic. इसमें मतलब आपका नॉन मेन बेसिक सब्जेक्ट, यानी कि बेसिक सब्जेक्ट होता है वो, मतलब नॉन मेन बेसिक सब्जेक्ट होते हैं, और द कंपोनेंट ऑफ विच वर होस्ट मेन सब्जेक्ट, और इसका जो कंपोनेंट होता है वो आपका होस्ट किया जाता है मेन सब्जेक्ट द्वारा। द लेटर हैड द आपकी कैनोनिकल क्लासेस होती हैं, या स्पेशल क्लासेस होती हैं, या स्पेशल सिस्टम, है ना। उसके बाद वो सब्जेक्ट्स ऐड होते हैं, जैसे कि यहाँ पे बात की गई है आयुर्वेदिक सिस्टम इन मेडिसिन, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो होस्ट मेन क्लास क्या है? मेडिसिन, ठीक है। और स्पेशल कंपोनेंट क्या है यहाँ पे? आयुर्वेदिक सिस्टम। नहीं समझ में आ रहा है? हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. आ रही है। समझ में नहीं आ रहा है ना? एक बार दोबारा समझा दीजिए। इसमें देखो, इसमें क्या है, उसमें क्या था, ये थोड़ा फिर से देखो। इसमें आपकी मतलब कि इसमें आपका एक मतलब इसमें भी वही था, एक तरह से हम लैमिनेट करते हैं एक सब्जेक्ट से, मतलब एक सब्जेक्ट का जो रिजल्ट होता है वो कंपाउंड सब्जेक्ट से हम लैमिनेट करते हैं। जैसे कि इसमें मैन्युस्क्रिप्ट था, क्लासिफिकेशन था, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज थी। उसमें क्या होता है कि आपका टू और मोर सब्जेक्ट फेसेट, वहां पे एक फेसेट की बात की गई, यहाँ पे बेसिक फेसेट एक था। यहाँ पर कितने की बात की गई? यहाँ पे सॉरी, हाँ, यहाँ पे टू और मोर सब्जेक्ट फेसेट हो सकते हैं। वहां पर एक सब्जेक्ट है, यहाँ पे टू, और या फिर टू से ज्यादा उससे ज्यादा। सब्जेक्ट फेसेट हो सकते हैं, ये बात की गई है। ये अंतर है दोनों में। वहां पे एक है आपका, यहाँ पे एक से ज्यादा हो सकते हैं, दो उससे से ज्यादा ज्यादा। हो Yes, सकते हैं, ma'am. ठीक हाँ है। जी। Yes, ma'am. और हम लोग से लेमिनेटेड इसमें भी करते हैं, क्योंकि लेमिनेशन की ये टाइप 2 है, ठीक है। और इसमें आपका दिस टाइप ऑफ सब्जेक्ट वर कॉल्ड एज नॉन मेन सब्जेक्ट फेस, नॉन मेन बेसिक सब्जेक्ट, यानी कि बेसिक सब्जेक्ट नहीं होता बेसिकली, ये नॉन मेन बेसिक सब्जेक्ट्स कहलाते हैं, ठीक है। इसे मेडिसिन है आपका, आयुर्वेद सिस्टम है। आयुर्वेद सिस्टम एक सब्जेक्ट ही है, लेकिन एक ये नॉन मेन सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट नहीं है। एक सिस्टम है आपका ना, आपका जो एल मेडिसिन है उसका एक सिस्टम है, आपका एक Yes, सब्जेक्ट ma'am. नहीं है ना। ये नॉन मेन सब्जेक्ट कहलाएगा ना आपका ये। Yes, ma'am. हाँ जी मैम। और इसकी जो होस्ट क्लास कौन सी है? आपकी मेडिसिन है। Medicine. जैसे आपका नेचुरोपैथी है, वो भी आपका सिस्टम है। होम्योपैथिक क्या है? वो भी आपका सिस्टम है।
है ना। तो वो सिस्टम है, वो आपका सब्जेक्ट नहीं है, वो नॉन मेन सब्जेक्ट है। मतलब सब्जेक्ट तो है लेकिन वो मेन सब्जेक्ट नहीं है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? यस मैम। यस कोई मैम। कोई कंफ्यूजन हो रही है यहाँ पे? वो सब्जेक्ट तो है लेकिन मेन सब्जेक्ट नहीं है वो, है ना। एक सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। और वो यस वहां पे होस्ट मेन क्लास कौन सी है? मेडिसिन है। यहाँ पे ये मेडिसिन। क्लियर है? कहीं कोई कंफ्यूजन है तो बता सकते हो यहाँ पे। नो मैम, क्लियर हो गया। और अब बात करते हैं इसमें ही फिजन की। फिजन का मतलब क्या होता है? विखंडन होता है एक तरह से, है ना। हाँ तो हाँ ना, जी। इसको भी जनरली मैंने 12 आपके 12 इसके बताए थे, काइंड्स बताए थे ना। तो फिजन को मैंने मतलब फिजन को अलग ले लिया था और डिसेक्शन डेनुडेशन को अलग ले लिया था। लेकिन फिजन के ही आपके जो पार्ट है डिसेक्शन और डेनुडेशन, ठीक है। तो इसे हम पढ़ेंगे डिटेल में। इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स डिवीजन इन दिस टाइप ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन of the subject. The basic segment splits into fragment. It is the successive constant breaking of the subject into smaller fragment. मतलब इसमें क्या होता है कि जैसे फिजन में आप कोई एक चीज होती है, वो टूटती है, फिर उसके उसके बाद वो कई भागों में टूटती है, फिर इस तरह लगातार टूटना चलता रहता है, फिर उससे जो नया सब्जेक्ट फॉर्म होता है वो हमारा फिजन कहलाता है। जैसे कि अगर हम बात करें जैसे हमारा हायरार्किकल मतलब होता है ना। हायरार्की नहीं होती, पहले में एक होता है, फिर उसके दो पार्ट होते हैं, फिर उसके दो पार्ट होते हैं, फिर नीचे उसके पार्ट होते आते हैं। विखंडन एक चेन की तरह विखंडन होता रहता है ना। यस तो जी वो मैम। हमारा फिजन कहलाता है। और उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट फॉर्म होता है वो हमारा वो उस तरह के जो सब्जेक्ट फॉर्म होते हैं वो फिजन से सब्जेक्ट फॉर्म होते हैं। जैसे कि एग्जांपल की बात करें तो नेचुरल साइंस हो गया, या यूजफुल आर्ट हो गया, या ह्यूमैनिटीज हो गया। तो वो आपके एक एक हायरार्किकल के बाद जो सब्जेक्ट फॉर्म होते हैं वो आपके ये फिजन के अंतर्गत आते हैं। और ये भी टू टाइप्स के होते हैं, उसको हम लोग लेते हैं। एक चेन होती है, न्यूक्लियर चेन होती है, जैसे कि हम एक मान लिया कोई मतलब पार्ट है, कोई सब्जेक्ट है, उसको तोड़ा, फिर उसको तोड़ा, फिर उसको तोड़ा, और उसको टूट हायरार्किकल ऑर्डर होता है। ऊपर एक, फिर उसके बाद उसके पार्ट्स, फिर उसके पार्ट, उसके पार्ट। विखंडन नहीं होता जैसे कि हमारे नाभिकीय विखंडन होता है ना, उसी प्रकार से इस सब्जेक्ट में भी विखंडन होता है। और जो बाद में सब्जेक्ट फॉर्म होके आता है वो हमारा फिजन के द्वारा फॉर्म सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे नेचुरल साइंस हो गया, या यूजफुल आर्ट हो गया, या ह्यूमैनिटीज हो गया, ठीक है। और इसमें भी दो प्रकार के होते हैं। टूटना भी दो तरह का होता है। किस किस तरह से टूटता है वो हम आपको बताते हैं, ठीक है। उससे भी आपको आगे क्लियर होगा। आप परेशान मत होइए कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ या फिर नहीं हुआ यहाँ तक? मतलब इसमें हायरार्किकल ऑर्डर में चीजें टूटती हैं और एक नए सब्जेक्ट की उत्पत्ति होती है, जैसे कि नेचुरल साइंस, यूजफुल आर्ट, ह्यूमैनिटीज, है ना। एक ब्रॉड सब्जेक्ट को टूट के एक नए सब्जेक्ट का फॉर्म होता है। और वो भी दो तरीके से हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। दो तरीके से विखंडन होता है। एक होता है डिसेक्शन और होता है एक डेनुडेशन। तो उसे हम लेते हैं तो आपको आसानी से क्लियर होगा। इसमें क्या होता है कि डिसेक्शन का मतलब होता है कि जैसे हम एक ब्रेड होता है, ब्रेड को हम लोग इक्वल स्लाइसेस में कट करते हैं ना, तो डिसेक्शन होता है। या फिर हम लोगों ने बायोलॉजी में भी डिस्कशन किया होगा कि हम लोग किसी भी केचुए का या फिर हम कॉकरोच का डिस्कशन करते हैं और अलग अलग मतलब उसके पार्ट को एक फ्लैग के द्वारा नाम देते हैं कि हाँ, इसको हमने इस पार्ट को अलग नाम दे दिया, इसको पार्ट को अलग नाम दे दिया, है ना। डिसेक्शन करते नहीं है, विभाजित यस करते मैम। हैं ना। हाँ जी मैम। तो वही हमारा डिसेक्शन कहलाता है। इसमें क्या होता है कि मतलब जैसे कि सोशल साइंस है, ठीक है। सोशल साइंस को हमने डिवाइड करके दो पार्ट में कर दिया। इस सोशल साइंस के ही अंदर आपका ह्यूमैनिटीज भी आ गया और सोशियोलॉजी हो गया। यहाँ पे क्लियर हुआ? डिसेक्शन किया हमने, सोशल साइंस को ही तो तोड़ा हमने यहाँ पे, है ना। यस सोशल, मैम, दोनों यस इक्वल मैम। इक्वल पार्ट्स में हो गए, डायसेक्शन ऑफ हाँ सही बोल रहे बिल्कुल हैं, दोनों ही बिल्कुल। मेन है। हाँ, दोनों ही अलग अलग पार्टों में तोड़ देंगे, जैसे ह्यूमैनिटीज और सोशियोलॉजी। ये ह्यूमैनिटीज, और अगर हम बात करें विखंडन की, तो हमारे अगर हम इसको अगर एग्लोमरेशन की बात करें, तो अगर ह्यूमैनिटी और सोशल साइंस को जोड़ देंगे, सोशियोलॉजी को, तो हमारा सोशल साइंस बन जाएगा, तो हमारा एग्लोमरेशन हो जाएगा। एक आगे पढ़ेंगे आप तो उसमें आपको बताएंगे, ठीक है। तो इस तरह से अगर हमने इसको इकट्ठा कर दिया तो हमारा सोशल साइंस बन जाएगा, और इसका विखंडन कर दिया तो हमारा ये आपका डिसेक्शन हो गया, यानी कि हमने बराबर भागों में विभाजित कर दिया, ठीक है। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? हेलो। यस मैम, क्लियर हो गया। यस मैम, क्लियर हो गया। जहां भी प्रॉब्लम हो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है।
इसी प्रकार से डेनुडेशन है, तो इसका भी मतलब होता है कि कह सकते हैं, इसका मतलब होता है अनाच्छादन। इसको हिंदी में मुझे देखना पड़ा, अनाच्छादन होता है, यानी कि मतलब मतलब क्या कह सकते हैं कि इसको बोलते हैं कि हमारा विस्तार कम हो जाता है, लेकिन हमारा उसमें मतलब सघनता आ जाती है, मतलब उसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, लेकिन विस्तार कम हो जाता है। से अगर बात करें यहाँ पे एकेडमिक लाइब्रेरी, ठीक है, एकेडमिक लाइब्रेरी की बात करें, तो एकेडमिक लाइब्रेरी की हम बात करें तो ये किसके अंतर्गत आ रहा है। लाइब्रेरी आएगी पहले आपकी, फिर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी आएगी, फिर कॉलेज लाइब्रेरी आएगी, फिर स्कूल लाइब्रेरी आएगी, है ना। तो ये भी तो टूट रहा है ना, पहले लाइब्रेरी आई, फिर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का पार्ट आया, फिर कॉलेज लाइब्रेरी आई, फिर आपकी आपकी कॉलेज के बाद ही उसकी स्कूल लाइब्रेरी आई, है ना। तो ये हमारा एक्सटेंशन, मतलब एकेडमिक लाइब्रेरी बात करें तो एकेडमिक लाइब्रेरी तो हमारी एक पॉइंट हो गया, लेकिन ये कहाँ से हो रहा है, एक्सटेंशन के द्वारा हमने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर पहुंचे, यानी एक्सटेंशन के थ्रू हम एक पर्टिकुलर इंटेंशन, यानी कि जो हमारा इंटेंशन है, जो हमारा मोटिव है, उस पर पहुंचे, वो हमारा डेनुडेशन कहलाता है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये बताओ। यस नहीं यस अगर, मैम, है ना। होगी। जैसे हाँ कि जी मैम। अगर हम बात करें, अगर साइंस की भी बात करेंगे, तो साइंस है, तो साइंस में हमारा फिर केमिस्ट्री आया। केमिस्ट्री के बाद अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर हमें देखना है, हमारा जो अगर बात करें, हमारा इंटेंशन है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो अगर हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देखना है, तो पहले हम लोग कहाँ जाएंगे, पहले साइंस पे जाएंगे, फिर साइंस में केमिस्ट्री पे जाएंगे, फिर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे जाएंगे ना, है ना। तो हमारा यस मैम। हमारा हम लोग एक्सटेंशन से इंटेंशन की तरफ बढ़े, यानी कि हम सघन मतलब कि हम विस्तार से एक पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंचे, इंटेंशन तक पहुंचे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे बात की गई है, फोकस ऑन सब्जेक्ट ऑफ इंटेंशन नॉट एक्सटेंशन। विस्तार की बात नहीं की गई, लेकिन हमने प्रोसीजर तो वही फॉलो की, हमने कि पहले लाइब्रेरी पे गए, फिर हम यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी पे गए, फिर कॉलेज लाइब्रेरी, और उसके अंदर जो पार्ट सबसे जो जरूरत थी, जो हम ढूंढ रहे थे, वो हमारा एकेडमिक लाइब्रेरी था, ठीक है, या स्कूल लाइब्रेरी यस था। मैम। यस यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही कि नहीं, डेनुडेशन अलग है और डिसेक्शन अलग है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पे हम इंटेंशन की तरफ बढ़ते हैं, नॉट एक्सटेंशन, और वहां पर बात की जाती है कि हम एक पर्टिकुलर पार्ट को दो भागों में या मतलब बराबर भागों में डिवाइड करके नए सब्जेक्ट को बनाते हैं। जैसे हमने ह्यूमैनिटीज को सोशल साइंस और मतलब कि आपको सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज में डिवाइड किया था, है ना। मैम। क्लियर हो रहा है यहाँ पर, किसी को कंफ्यूजन हो, कि थोड़ा सा ये टफ लगता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा कि एकेडमिक लाइब्रेरी आपको पूछ लिया जाएगा, और एकेडमिक लाइब्रेरी किसके द्वारा बनाया गया, कौन से मोड ऑफ फॉर्मेशन सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है, ये आपसे पूछ लिया जाएगा। स्कूल लाइब्रेरी पूछ लिया जाएगा, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ये किस मोड ऑफ फॉर्मेशन के अंतर्गत आएगा, या फिर आपका ह्यूमैनिटीज दे दिया है तो वो आपका किस मोड ऑफ फॉर्मेशन के अंतर्गत आएगा, ये आपको बताना पड़ेगा। तो आपको मोड ऑफ फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से समझ लीजिएगा, कहीं भी कोई डाउट है आप पूछ लीजिएगा तुरंत ही, ठीक है। और फ्यूजन यस मैम। फ्यूजन फ्यूजन तो बहुत ही सिंपल है। फ्यूजन का मतलब होता है कि एक तरह से फ्यूज करते हैं एक दूसरे को, मतलब, है ना। मतलब जैसे कि मिला देना आजकल, मैम। हाँ, मिला देना, बिल्कुल। तो जैसे कि आपका जैसे आजकल फ्यूजन सॉन्ग की बात की जा रही है ना, कि हम लोग मतलब दो तरह यस के मैम। गानों को मिला के एक नए गाना हम बना देते हैं, है ना। क्लासिक और वो हम्म, मिला देते हैं। वेस्टर्न, हाँ, बिल्कुल। तो वो हमारे पॉप बन जाते हैं, इस तरह से होता है। तो इसी प्रकार से हम लोग दो सब्जेक्ट्स को मिला के हम लोग एक नया सब्जेक्ट फॉर्म करते हैं। जैसे बायोफिजिक्स है, फिजिक्स और बायोलॉजी को मिला के हमने बायोफिजिक्स को फॉर्म किया है यहाँ पे, है ना। बायोकेमिस्ट्री है तो बायो आपकी है और केमिस्ट्री है, तो हमारा ये क्या हो गया, ये बायोकेमिस्ट्री हो गया हमारा। एस्ट्रोफिजिक्स है, एस्ट्रोनॉमी है, और फिजिक्स को फॉर्म करके, फिजिक्स को। हाँ। यस मैम। तो ये क्वेश्चन आपको पता है, इवन आप केवीएस या एनवीएस या फिर कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देते हैं, नेट का भी पेपर देते हैं ना, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको फॉर्म होते ही होते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस टॉपिक से क्वेश्चन ना बने। इसीलिए मैंने इस टॉपिक को कोशिश की कवर कर सकूं, है ना। तो एस्ट्रोनॉमी किस मोड ऑफ फॉर्मेशन के अंतर्गत आता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो फ्यूजन भी इंपॉर्टेंट है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यस मैम। और इसी प्रकार से आपका डिस्टिलेशन है। डिस्टिलेशन मतलब होता है आसवन, यानी कि मतलब हम लोग कोई भी आपका हमारे पास सब्जेक्ट होता है या कोई, उसको हम लोग एनालिसिस करते हैं, या कोई बुक हो गई है, तो हम उसको एनालिसिस करने के बाद फिर हमारा जो नया, हम उसको मतलब कुछ हमारे पास नया सब्जेक्ट फॉर्म होता है, तो वो हमारा डिस्टिलेशन मतलब के अंतर्गत जो बना हुआ सब्जेक्ट होता है, वो डिस्टिलेशन डिस्टिलाइज सब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है।
और अगर हम बात करेंगे हिंदी में से बोलते हैं हम लोग आस्वन बोलते हैं, ठीक है, मतलब एप्लीकेशन, या फिर हम उसको मतलब एक नॉलेज के थ्रू उसको एनालिसिस करने के बाद नया सब्जेक्ट फॉर्म करते हैं, जैसे रिसर्च मेथोडोलॉजी है ना। तो ये किसी का भी सब्जेक्ट का फ्यूजन तो दिख नहीं रहा है आपका, है ना, कुछ नया है ना, कुछ एनालिसिस, कुछ एक्सपीरियंस बेसिस पे हमने मेथोडोलॉजी जो रिसर्च में यूज होती हैं उसके द्वारा हमने एक नया सब्जेक्ट बनाया, है ना। और फॉरेस्ट में फॉरेस्ट्री है, जैसे यहाँ पे अगर बात करें आप इंटरनेशनल, एक मिनट रुको। इसमें यहाँ पे क्लियर हो रहा है, कंफ्यूजन हो रही है, ये बताओ डिस्टिलेशन में। मैम एक बार और बता दीजिएगा। इसमें क्या होता है बेसिकली, कोई भी एक सब्जेक्ट है ना, उसमें हम लोग एनालिसिस करते हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी एक सब्जेक्ट की बात नहीं करते, कई चीजें होती हैं हमारे पास, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं या फिर हमारे पास एक्सपीरियंस है, तो उस एक्सपीरियंस को हम एनालिसिस करके हम एक नया सब्जेक्ट फॉर्म करते हैं, या फिर बहुत सारे हमारे पास टॉपिक्स हैं या बहुत सारे मतलब अलग अलग टाइप के मतलब सब्जेक्ट है हमारे पास या टॉपिक्स हैं, तो उसको उसको हमने मतलब एनालिसिस करने के बाद एक नया सब्जेक्ट फॉर्म किया, एक डिजिटल सब्जेक्ट फॉर्म किया, है ना, तो वो हमारा कहलाएगा कि मतलब हमारा एक नया फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट कहलाएगा, वो डिजिटलाइज हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पर एक मिनट यहाँ पर दिया हुआ, इन दिस मोड अ प्योर डिसिप्लिन इज इवॉल्व एज अ मेन सब्जेक्ट out of the experience in its appearance in action divides diverse component subject going with different host basic subject rise to primary subject। लेकिन इसमें हमारा जो बेसिक मतलब फोकस किया जाता है वो हमारा प्राइमरी सब्जेक्ट पे फोकस किया जाता है, और उसके बाद हमारा न्यू सब्जेक्ट फॉर्म होता है। यहाँ पे जैसे की बात करें, रिसर्च हमारा प्राइमरी आ रहा है, रिसर्च, और कौन कौन सी मेथोडोलॉजी यूज करें, जिसके हमारा स्टैटिस्टिक भी यूज करते हैं हम लोग, है ना, और हम लोग मतलब थोड़ा साइंस का भी यूज करते हैं, सर्वे होता है, बहुत सारे टूल्स हम लोग यूज करते हैं, साइंस के टूल लगाते हैं। तो ये हम अलग अलग टूल्स का यूज कर रहे हैं ना, साइंस हो गया हमारा, स्टैटिस्टिकल टूल्स का यूज करते हैं रिसर्च में, तो वो हमारे मेथड्स हम लोगों ने अलग अलग जगहों से एनालिसिस करने के बाद इसमें पुट किए, तो ये हमारा जो एक एक कई सब्जेक्ट को मिला के एक नया सब्जेक्ट फॉर्म हुआ, रिसर्च मैथोडोलॉजी। यहाँ पे क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यहाँ पर भी देखिए आपके बुक में भी दिया हुआ है, विषय निर्माण यस की मैम। इस विधि में एक प्राथमिक मूलभूत विषय होता है ना, उसका उद्भव उस समय होता है जब वह विषय मिश्रित विषयों में गतिशील दिखाई देता है, खतरनाक है। इस प्रक्रिया में एक विषय जब कई विषयों में गतिशील होता है, मतलब वही मैंने बात की ना, जैसे कि आपका स्टैटिस्टिकल हो गया, रिसर्च जो है रिसर्च में ही आपका स्टैटिस्टिक का भी यूज होता है ना, आपका मैथमेटिक्स का भी यूज होता है, और आपका मतलब साइंस की भी कुछ टेक्निक्स होती है, उनका भी हम लोग सर्वे हो गया, या फिर ऑब्जर्वेशन हो गया, या साइकोलॉजी का भी हम लोग यूज करते हैं ना, ऑब्जर्वेशन करते हैं, किसी की साइकोलॉजी को समझते हैं, तो वो सारी चीजें हम कहीं ना कहीं कई सारे सब्जेक्ट का हम लोग यूज करके एक नया मतलब एनालिसिस करने के बाद एक नया सब्जेक्ट फॉर्म कर रहे हैं ना, रिसर्च मैथोलॉजी, इसमें कई तरह के मेथड्स का यूज करने के बाद हम रिसर्च कर रहे हैं। यहाँ पर भी वही बात की गई है कि प्रक्रिया एक विषय जब कई विषयों में गतिशील होता है, रिसर्च की बात की गई है कि कई विषयों में गतिशील है ना, आपका रिसर्च आपका स्टैटिस्टिक्स में भी गतिशील है, आपका साइकोलॉजी में भी, ऑब्जर्वेशन में भी, या फिर आपका मैथ्स में भी, क्योंकि मैथ्स का भी हम लोग आपका यूज करते हैं रिसर्च में, है ना, हम लोग गुणा भाग या फिर इंटू करते हैं, या फिर मतलब स्टैटिस्टिक का भी यूज करते हैं ना। यहाँ पे क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? मतलब आपका कई सारे मतलब एक विषय को बनाने में हमें कई सारे विषयों का प्रयोग करना होता है, जो कि उसमें यूज हो रहे हैं, गतिशील हो रहे हैं, इसमें यहाँ पे बात की गई है। जैसे कि अगर बात करें, हम कोई भी केमिकल प्रोसीजर की तरह, जैसे मान लो हम लोग H2O और मतलब पानी जब बनाते हैं, तो उसमें हम लोग कई सारी चीजें मिला के फिर हमारे पास वो आश्रित होने के बाद पानी हमारे पास बनता है। इसी प्रकार से हम लोग कई केमिकल प्रोसीजर में कई सारे विलयन को मिलाते हैं, हमारे पास नया आके बनता है ना, तो वो हमारा डिजिटलाइज फॉर्म में वो चीजें हमारे पास बनके हमारे पास मतलब आती हैं बनके रिजल्ट के फॉर्म में। लेकिन हम लोग उसका उसमें हम, और वो कहीं ना कहीं मतलब वो हमारे पास उसमें उसका मतलब एक तरह से कहेंगे उसका मतलब वो इनबिल्ड है, वो सारी चीजें हैं, दिख नहीं रही है लेकिन उनका प्रयोग हो रहा है। अगर हम बात करें रिसर्च मेथोडोलॉजी, तो यहाँ पे हमें दिख नहीं रही कि स्टैटिस्टिक का यूज हो रहा है, मैथमेटिक्स का यूज हो रहा है, या साइकोलॉजी का हम यूज कर रहे हैं, लेकिन यूज तो हो रहा है ना यहाँ पे।
बात नहीं की गई है कि यहाँ पे हम साइकोलॉजी दिखा रहे हैं या फिर दिख नहीं रहा है। यहाँ पे समय एस्ट्रोफिजिक्स में एस्ट्रोनॉमी भी दिख रही थी, फिजिक्स भी दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे दोनों चीजें नहीं दिख रही हैं। यहाँ पे रिसर्च दिख रहा है और मैथोलॉजी दिख रहा है। रिसर्च आपका मेन है और इसमें मैथोलॉजी में कौन कौन सी चीजें यूज कर रहे हैं, तो वो आपके गतिशील विषय है, जैसे कि आपका स्टैटिस्टिक हो गया या जो भी चीजें हैं आपको मैंने भी बताई, आपको आपका मैथमेटिक्स हो गया, साइकोलॉजी हो गया, है ना, या फील्ड वर्क जो आपके होते हैं, वो आपके क्या है, एक मेथड्स ही तो हम लोग यूज करते हैं, हाइपोथेसिस मेथड यूज करते हैं, ऑब्जर्वेशन यूज करते हैं, तो वो सारे मेथड्स ही तो हैं जो गतिशील है, इसमें क्रियाशील है, बट वो दिख नहीं रहे हैं, कहीं से अलग दिख नहीं रहे, मेथड्स के अंतर्गत ही आ रहे हैं वो ना। मैम क्लियर और मैम नॉट? जैसे फॉरेस्ट्री है हाँ, तो ये तो उसमें आएगा ना, किसमें किसमें आएगा? आएगा? फॉरेस्ट्री में मैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी इसमें हाँ मेन क्लास आई, लेकिन फॉरेस्ट्री में क्या क्या चीजें होती हैं? आप इस फॉरेस्ट्री में देखिए जी, आपका फॉरेस्ट्री में आपका जितने भी मतलब जंगल से जितना भी आपका उसमें आपका मतलब कंजर्वेशन वगैरह। हाँ कंजर्वेशन आ जाएगा आपके जी, आपके इसमें इसमें Research। आपके रिसर्च नहीं है इसमें, फॉरेस्ट्री में आपका जैसे कि इसमें जीव भी आ जाएंगे, आपके पेड़ पौधे भी आ जाएंगे, सारी तो चीजें फॉरेस्ट्री में के अंतर्गत आ जाएंगी, है यस ना। मैम। जिन जिन चीजों किसमें बहुत सारी चीजें फॉरेस्ट से रिलेटेड जितनी भी चीजें, फ्लोरा फ्लोरा एंड फौना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ जाएंगे, इसमें आपके एनिमल्स भी आ जाएंगे, आपके फ्लोरा फौना भी आ जाएंगे, है ना। तो उन सब लेकिन दिख नहीं रहे ना आपका, वो पर्टिकुलर एक चीज को उन्होंने बता दिया है, एक नाम दे दिया, लेकिन उसमें बहुत सारी सब्जेक्ट, बहुत सारी चीजें आपको इसमें इनबिल्ड हैं, है ना। इंटरनेशनल रिलेशन, उसमें भी बहुत तरह के रिलेशन है आपके, इकोनॉमिक रिलेशन हो सकते हैं, है ना, आपके आपके मतलब पॉलिटिकल रिलेशन हो सकते हैं, बहुत सारे रिलेशन हो सकते हैं ना। तो ये एक ही नाम से हमने बहुत सारी चीजों को, इसके अंदर बहुत सारी चीजें इनबिल्ड हैं, लेकिन हमें दिख नहीं रही हैं। तो कई सारी चीजें इसमें अगर गतिशील होती है तो वो हमारा डिस्टिलेशन होता है, वो हमें यूज हो रहा है बट हमें दिखाई नहीं दे रहा है, उसका हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उसका नया एक फॉर्म आ गया है, उसको हम लोग उस तरह से ना करके हम उस अलग नाम से यूज कर रहे हैं, एक तरह से हमें कहते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी, में स्टैटिस्टिक का यूज कर रहे हैं, लेकिन हम लोग स्टैटिस्टिकल मतलब स्टैटिस्टिक सब्जेक्ट नहीं कहते, हम उसे रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट कहते हैं। क्लियर है या नहीं है, कंफ्यूजन हो रही है मैम इसमें? क्लियर हो गया। नहीं नहीं, एक और कोई पांडे है कुछ कोई जिन्होंने बोला था ना फ्लोरा फना, किसने बताया था ये? भगवती जी नहीं थे शायद, कौन था ये? गोविंद। गोविंद। क्लियर हो रहा है प्रकरण लाभात, क्लियर हो यस। रहा है? क्योंकि ये जो टॉपिक है ना थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा ना तो आगे काम दिक्कत करेगा। कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो। इसमें हिंदी में अगर हम बात करें तो इसमें लिखा है जैसे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की बात की गई है, इन सभी विषयों को आश्रित प्रक्रिया से विनिर्मित विषय कहा जाता है, मतलब आसवन करके, मतलब वो चीजें एक डिजिटल फॉर्म में, मतलब कहते हैं ना आसमान जैसे पानी होता है, गंदा पानी होता है, उसको हम लोग मतलब आश्रित करा के, है ना, एक उसका एक नया मतलब एक बिल्कुल प्योर वाटर बनाते हैं, है ना। उसमें चीजें तो वही सारी चीजें हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं प्योर फॉर्म में हमारे पास आ गया। इसमें से कि मैथोलॉजी है तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन प्योर फॉर्म में अगर बात करें तो मैथोलॉजी को नाम दे दिया गया है। क्लियर और नॉट? यस मैम, यस मैम। सगुफ्ता क्लियर है या नहीं? कंफ्यूजन हो तो प्लीज बता दो, मैंने कोशिश तो की है आपको समझाने की, अगर फिर भी आपको इस तरह से भी नहीं समझ आया तो आप बताइए। बुक में तो इस तरह से दिया हुआ है, बुक में पढ़ा किसी ने? बुक से समझ में आया किसी को? प्राइमरी बेसिक सब्जेक्ट। हम्म, क्लियर और नॉट? जल्दी बताओ फिर आगे बढ़े हम लोग। करण लाभात समझ में आ रहा है? दिग्लक्ष्मी समझ में आ रहा है कि मैं बोल रही हूँ केवल? पूजा राय, भगवती यस मैम। प्रसाद? नहीं नहीं सही, मतलब कंफ्यूजन कहीं भी हो आपको तो आप इससे मैं पूछ लीजिए, और ये आपके क्वेश्चन मैम क्लियर। एग्जामिनेशन में बनते हैं, ये पूछ लिया जाएगा रिसर्च मैथोलॉजी है ये आपका किसका, क्योंकि देखो अगर हम बात करें एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स आपका अलग हो जाएगा, तो फ्यूजन है, दो अलग सब्जेक्ट दिख रहे हैं, इसके अंदर आपको सब्जेक्ट नहीं दिखते, ये आपका मेन आपको याद करने का तरीका होता है, ये आपका आश्रित रूप है, एक एक प्योर फॉर्म के कह सकते हैं हम, है ना। यस डिस्टिलेशन मैम, आसवन बट बोलते अगर इन तीनों के अलावा कोई एग्जांपल आया तो हमें कैसे पता चलेगा वो डिस्टिलेशन? हैं। अब उसमें सारे तो दिखा, याद भी नहीं कर हाँ, सकते। हाँ सारे वो बात ऐसे, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस दिया हुआ है,
सांख्यिकी विश्लेषण, है ना, इसमें जितने स्टैटिस्टिक। बुक में है वो देख, जितने बुक्स में है हाँ वो देख। वैसे पता है इसमें जैसे आपको यहाँ पे एक पुस्तकालय का प्रबंध दिया, उदाहरण के लिए चिकित्सालय का प्रबंध दिया हुआ। प्रबंध को अगर बात करें, प्रबंध तो प्रबंध भी कई तरह के होते हैं ना, जैसे आपका हर चीज, ईच एंड एवरीथिंग, जो भी मैनेजमेंट हम लोग करते हैं, चिकित्सालय का सब प्रबंध दिया हुआ है इसमें, ऑब्जेक्ट इसमें एग्जाम्पल में, है ना। तो अगर प्रबंध की बात करें तो प्रबंध भी कई तरह के होते हैं, सारे प्रबंध की बात की जा रही है ना। प्रबंध, जिस चिकित्सालय का प्रबंध एग्जाम्पल दिया हुआ उसमें, उदाहरण के लिए पुस्तकालय का प्रबंध, चिकित्सालय का प्रबंध, है ना, या फिर आपका विद्यालय का प्रबंधन। तो इसमें हम बात करें प्रबंधन की, तो प्रबंधन बहुत तरह के होता है। अगर आपका टीचर्स का प्रबंधन करना, फंड का प्रबंध करना, है ना, बजट का प्रबंध करना, या फिर आपके एग्जामिनेशन का एडमिन का बजट, एडमिन हो गया आपका, या फिर आपका एग्जामिनेशन का होता है ना। तो ये आपका स्कूल का बता रही हूँ, मैनेज उसका पुस्तकालय का या फिर विद्यालय का प्रबंध की बात कर रही हूँ। तो इसी प्रकार से अगर बात करें चिकित्सालय का, तो मेडिसिन का, या फिर स्टाफ का, या फिर आपका जो भी टूल्स होते हैं, है ना, वो सारी चीजें, तो वो आपके मेडिसिन, जो चिकित्सा का प्रबंध, तो उसमें ये सारी चीजें हमने अलग अलग सी चीज दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो यूज हो रही है, गतिशील हो रही है ना प्रबंधन के अंदर। यूनिवर्सल है मैम नेचर में, सॉरी, हर जगह यूनिवर्सल है, हर जगह अप्लाई होता है। क्या अप्लाई होता है? मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट हाँ बिल्कुल अप्लाई होता है। नहीं वो मैं बात नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ कि उसकी बट आपको एक वर्ड से बहुत सारी चीजें उसके अंदर गतिशील दिखाई देंगी, तो वो आपका यस मैम, डिस्टिलेशन आपका कहलाएगा। जैसे कि हम कोई भी चीज अगर हम प्योर फॉर्म में बनाते हैं, जैसे कि, तो वो प्योर फॉर्म में कैसे आया? प्योर फॉर्म कई चीजों का मिक्सर के थ्रू आया ना, कई चीजें इसमें मिक्स की गई ना, लेकिन वो दिखती नहीं। जब प्योर फॉर्म हमारे पास आ जाता है तो हमें दिखते नहीं है उसके, जो उसमें कौन कौन सी चीजें यूज की गई हैं। जब हमारे पास पानी है तो उसमें हमें कौन कौन चीज से बनाया गया है, तो वो हमें नहीं दिख रहा है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनाया है, हमें नहीं पता। लेकिन जब हमें पता है, उसका फॉर्मूला पता है कि हाँ इससे बनाया गया है। लेकिन अगर प्योर वाटर की बात करें तो प्योर वाटर में वो चीजें मर्ज हैं, है ना, गतिशील है, वो दिख नहीं रही है, लेकिन है तो वो चीजें ना। यस मैम। यहाँ पे क्लियर हो। जैसे अगर प्रबंधन की बात करें या मैथोलॉजी बात करें, मैथोलॉजी में बहुत सारी चीजें इनबिल्ड हैं, बट वो दिख नहीं रही है, लेकिन वो हमारे पास है। मैथोलॉजी हमारा मतलब एक प्योर फॉर्म आ गया। प्योर फॉर्म के अंदर भी बहुत सारी चीजें गतिशील फॉर्म में अवेलेबल हैं, हम उनका यूज करते हैं। अगर बात करें हम चिकित्सा प्रबंध की, या फिर आपका कॉलेज मैनेजमेंट हो गया, तो कॉलेज मैनेजमेंट की बात करें तो कॉलेज में भी मतलब मैनेजमेंट करते हैं, तो वो भी कई तरीके का मैनेजमेंट है ना। वो दिख नहीं रहा, लेकिन हम यूज तो कर रहे हैं, वो गतिशील फॉर्म में तो है ही ना। तो वो हमारा डिस्टिलेशन कहलाता है। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे लगता है कि इससे शायद आसान तरीका नहीं होगा। फिर भी आपको लगता है कि और तरीके समझाया है तो बताइए, तो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस मैम। पक्का? यस मैम। पक्का हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो फिर ना हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। एग्लोमरेशन और पार्शियल कंपैरिजन, दोनों को एक ही कहते हैं, दोनों एक ही हैं, आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, है ना। एग्लोमरेशन और पार्शियल कंपैरिजन दोनों को एक ही बोलते हैं, तो दोनों तरह से भी आ सकता है। और इसमें आपका जैसे कि यहाँ पे मेनी अ टाइम आउट ऑफ नेसेसिटी सम बेसिक सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर इन रैंक है मतलब मतलब जो इसमें क्या होता है कि मतलब आवश्यकता के अनुसार जो बेसिक सब्जेक्ट होते हैं वो अपने मतलब लूज असेंबली से या फिर इन्फ्यूज तरीके से इंटर रिलेशन बनाते हैं एक मतलब आपस में। तो प्लांट साइंस है, ठीक है, तो प्लांट साइंस, और इसमें आपको ये प्लांट साइंस के अंदर आप प्लांट साइंस क्या है, एक एग्लोमरेशन रूप है उसका, मतलब एक इकट्ठा रूप है, हम कहते हैं कि एक मतलब बहुत सारी सब्जेक्ट को हमने मिलाकर एक पर्टिकुलर नाम दे दिया। अगर हम आसान भाषा में समझेंगे तो बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड, है ना, इंट्रा सब्जेक्ट हैं, या जो भी उससे मतलब असेंबली मतलब कि इंट्रा फेसेट हैं, जो भी सब्जेक्ट आपस में जुड़े हुए हैं, उनको मिलाकर हमने एक नाम दे दिया। और उसमें हमारे जो सब्जेक्ट हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं कहीं ना कहीं, कि न किसी से यहाँ पे इंटर लूजली असेंबल्ड, नॉट फ्यूज, फ्यूज नहीं है, कनेक्ट है। फ्यूज में आपका जो रिलेशन बन के एक नया, हम फ्यूजन करके एक नया सब्जेक्ट फॉर्म करते हैं, वो नहीं है यहाँ पे। हमारा रिलेशन के द्वारा वो कनेक्टेड है। जैसे कि प्लांट साइंस है, तो प्लांट साइंस में आपका बॉटनी भी आता है, एग्रीकल्चर भी आता है, हॉर्टिकल्चर भी आता है, फॉरेस्ट्री भी आता है ना।
अगर प्लांट साइंस हमने नाम दे दिया, तो प्लांट साइंस में भी आप प्लांट साइंस के अंतर्गत आपको उसमें फेसेट में आपको बॉटनी भी दिखाई देगा, एग्रीकल्चर भी दिखाई देगा, हॉर्टिकल्चर भी दिखाई देगा, फॉरेस्ट्री भी दिखाई देगा। आप कंफ्यूज मत होइएगा, एग्लोमरेशन में दिखाई देती हैं ये चीजें, लेकिन आपका डिस्टिलेशन में दिखती नहीं है चीजें। ये आप सोच रहे होंगे कि इसमें भी वो सारी चीजें हैं, तो होती तो उसमें भी है, लेकिन वो दिखती नहीं, यहाँ पे आपको दिखाई देंगी, कनेक्टेड है वो आपको दिखाई देंगे कि बॉटनी है ना। बॉटनी का अगर मान लो कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपका आया, तो बॉटनी या फिर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, तो ये आपका प्लांट साइंस के ही सब पार्ट्स हैं, या फिर हम कहते हैं इंट्रा रिलेशन है आपस में। बॉटनी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, या फॉरेस्ट्री हो गया। यहाँ पर किस तरह से दे रखा है इन्होंने, देखो इसमें भी यही बात की गई है कि इस विधि में एक से अधिक विषयों में समूह इकट्ठे होकर एक नए विषय का निर्माण करते हैं। ये आपके ये बॉटनी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर, ये आपके सब्जेक्ट्स ही तो हैं, इनको मिलाकर उन्हें एक नया सब्जेक्ट का नाम दे दिया प्लांट साइंस, जिसके अंतर्गत बॉटनी भी आएगा, एग्रीकल्चर भी आएगा, हॉर्टिकल्चर भी आएगा, फॉरेस्ट्री भी आएगी। जैसे हम लोग आपका आपका साइंस, जैसे सोशल साइंस की बात करें, सोशल साइंस में आपका साइकोलॉजी भी आता है, एथिक्स भी आते हैं, मॉरल साइंस भी आता है ना। आता है कि नहीं आता है? सोशल साइंस को हमने इकट्ठा कर, मतलब नेचुरल साइंस, एथिक्स हो गए आपका, और आपका है ना, तो वो आपके किसके अंतर्गत आएंगे? हमारे सोशल साइंस के अंतर्गत आएंगे। तो वो हमने अलग अलग सब्जेक्ट को एक साथ इकट्ठा करके एक नया नाम दे दिया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बात की गई कि इस विधि में एक से अधिक विषयों के समूह इकट्ठा होकर, एक से अधिक विषयों के समूह, यानी कि आपका बॉटनी ही अलग सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर अलग सब्जेक्ट है, हॉर्टिकल्चर अलग है, फॉरेस्ट्री अलग है ना। तो इसको एक साथ करके हमने एक ही, मतलब एक ही तरह के सब्जेक्ट हैं लेकिन अलग अलग हैं, और उनको हमने मिलाकर एक आपका साइंस नाम, प्लांट साइंस दे दिया, प्लांट साइंस नाम दे दिया। जैसे मेडिकल साइंस है, तो मेडिकल साइंस में आपका 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 मतलब आई से रिलेटेड चीजें भी आती हैं, आपका बोन से रिलेटेड भी चीजें आती हैं आपकी, है ना, या फिर आपका मतलब हार्ट की सर्जरी भी आती है, तो सर्जरी हो गई, आपका थेरेपी हो गया, या आपके जो टेस्ट होते हैं, वो सारी चीजें एक साथ आती हैं, तो उसको हमने मेडिकल नाम दे दिया है ना, मेडिकल साइंस। तो उसमें अलग अलग तरह के जो पार्ट्स हैं, सब पार्ट्स हैं, या फिर अलग अलग, मतलब रिलेटेड तो उसी से हैं, लेकिन अलग अलग सब्जेक्ट हैं, उनके अलग अलग समूह हैं, उनको हमने मिलाकर एक नाम दे दिया। तो वो आपका एक एक स्ट्रीम कहलाती है। जैसे कि हम अगर बात करें लाइब्रेरी साइंस की, तो लाइब्रेरी साइंस भी हमारा, हमने मैनेजमेंट दिया, ठीक है, मैनेजमेंट है हमारे पास आईटी है, कंप्यूटर है, और हमारे पास क्लासिफिकेशन है, लेकिन इनको मिला के हमने एक लाइब्रेरी साइंस का नाम दे दिया, ठीक है। अलग अलग सब्जेक्ट है, लेकिन उनको एक साथ मर्ज करके हमने एक नया नाम दे दिया कि उन उन सब चीजों में वो सारी चीजें यूज होती हैं और उनका प्रयोग होता है। सिर्फ प्लांट साइंस है, प्लांट साइंस के अंदर बॉटनी आएगा, एग्रीकल्चर आएगा, हॉर्टिकल्चर आएगा, फॉरेस्ट्री आएगा। यहाँ पे क्लियर हो रहा है? जैसे कि हम बात करें लाइब्रेरी साइंस की, तो लाइब्रेरी साइंस की हमारे अलग अलग सब्जेक्ट हैं। आपका जिस जिस मतलब लाइब्रेरी साइंस में हम लोग किस भी सब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं, जैसे हमारा आईटी है, कंप्यूटर है, क्लासिफिकेशन है, मेन चीजें अलग अलग सब्जेक्ट हैं उनके, लेकिन अगर हम कहें कि वो मतलब कहाँ पे यूज हो रहे हैं, उनको हम एक वाइड रूप दे दें, तो हमारा लाइब्रेरी साइंस हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? हेलो। जैसे सोशल साइंस यहाँ पे बात की गई है, तो सोशल साइंस में आपके सोशल एथिक्स आते हैं, मॉरल साइंस आता है आपका, है ना, आपका, और मतलब आपका सोशियोलॉजी भी आ सकता है, हाँ सोशियोलॉजी भी आपका आएगा। तो सोशल साइंस के अंदर ये सारी चीजें आ रही है ना, एक अलग अलग सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं किसी का सब्जेक्ट है, लेकिन इसी के अंतर्गत आ रहे हैं, एक वाइड रूप है, एक वाइड रूप दे दिया, इकट्ठा कर दिया, पार्शियल कंपैरिजन, यानी कि मतलब अलग अलग चीजों को इन्होंने एक साथ इकट्ठा कर दिया और उसको एक नया नाम दे दिया, लेकिन चीजें एक ही, मतलब चीजें उसी की ही हैं, उसी के ही पार्ट है, ऐसा नहीं कि वो अलग है, लेकिन बस अलग अलग नाम है उनके। जैसे नेचुरल साइंस है, लाइफ साइंस है आपका, तो इसमें भी अलग अलग सब्जेक्ट को फॉर्म करके एक नया सब्जेक्ट इन्होंने, मतलब उसी के ही ब्रांचेस हैं हम कह सकते हैं। जैसे कि अगर बात करें मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स में आपके आपके कौन कौन सी चीजें आती है मैथमेटिक्स में? आपके अलजेब्रा हो गई, है ना, आपका
ट्रिग्नोमेट्री हो गई, और ये आपका ज्योमेट्री हो गई। तो ये अलग अलग हमने इसको मैथमेटिक्स कर दिया, ठीक है। तो इसमें सारी चीजें इकट्ठा कर दिया ना हमने। अलजेब्रा भी अलग होती है, ट्रिग्नोमेट्री भी अलग होती है, उसकी भी ब्रांच है एक तरह से हम कहेंगे, लेकिन उसको हमने इकट्ठा कर दिया, मैथमेटिक्स बोल दिया, जिसमें कि सारी जितनी भी मैथ से रिलेटेड चीजें होंगी वो आपकी मैथमेटिक्स में आएंगी। एग्लोमरेशन कर दिया, यानी कि इकट्ठा कर दिया हमने चीजों को। उनके बीच में रिलेशन है, इंट्रा रिलेशन भी हो सकता है, आपका इंट्रा सब्जेक्ट भी हो सकता है, लेकिन रिलेशन है, और उसको हमने एक पर्टिकुलर नाम दे दिया, और ताकि वो एक तरह की चीजें हम एक साथ रख सके। इसी तरह तो हम लोग लाइब्रेरी साइंस में भी करते हैं ना, बुक्स को एक टैग्स नाम देते हैं कि हाँ ये आपका फिजिक्स का एरिया, फिजिक्स से जितनी भी चीजें होंगी आपकी, वो सारी किताबें यहाँ रखी जाएंगी, है ना। लाइब्रेरी साइंस की किताबें हैं, लाइब्रेरी साइंस का एक हमने यहाँ पे सेक्शन दे दिया, तो लाइब्रेरी साइंस के अंदर ही मैनेजमेंट आता है ना। लाइब्रेरी साइंस का ही तो मैनेजमेंट, जो कि मैनेजमेंट टेक्निक्स यूज होती है लाइब्रेरी साइंस को ऑर्गेनाइज करने में, है ना। लाइब्रेरी साइंस में भी तो मैनेजमेंट होता है, कंप्यूटर होता है, आईटी होता है, क्लासिफिकेशन होता है। तो ये लाइब्रेरी साइंस के अंतर्गत हमने इसको एक डिफाइन कर दिया, और लाइब्रेरी साइंस में जितनी भी किताबें आएंगी उससे रिलेटेड वो हम उसी सेक्शन में रखेंगे लाइब्रेरी साइंस में, ठीक है। इसी प्रकार से हमने प्लांट साइंस कर दिया, जितने भी बॉटनी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, तो जितनी भी इससे रिलेटेड किताबें आएंगी वो हम प्लांट साइंस में रखेंगे। से मेडिकल साइंस हो गया, तो मेडिकल से रिलेटेड चाहे वो आपका आई आई मतलब आई डिजीज से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई, सर्जरी से हुई, या फिर आपका मतलब टूल से रिलेटेड हो गई, या आपका मतलब हार्ट सर्जरी से हो गई, या किसी भी तरह के मतलब ट्रीटमेंट से रिलेटेड चीजें किताबें हैं, वो मेडिकल साइंस की मतलब टैक्स में आएंगी। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? मैं तो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक इकट्ठा कर दिया, एक समूह बना दिया हमने, मतलब कह सकते हैं हम, है ना। और उसमें हमने उसकी मतलब उससे रिलेटेड किताबों को रख दिया, या उससे रिलेटेड सब्जेक्ट को रख दिया। ये क्लियर हो रहा है? एग्लोमरेशन का मतलब इकट्ठा करना होता है। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मैंने एग्जांपल्स देके बताया, कहीं कोई एग्जांपल में प्रॉब्लम है तो बताओ। हेलो, कोई आवाज आ रही है आपको मेरी की कुछ प्रॉब्लम हो रही है? नहीं मैम, आ रही है आवाज। मैम इसमें कई सब्जेक्ट एक साथ जुड़ते हैं ना? जुड़ते यही नहीं हुआ। है, जुड़ते नहीं है, जुड़ते नहीं कहेंगे हम उसे। मतलब हाँ जी। हमने जैसे कि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो कि आपस में कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे हैं, उनको एक पर्टिकुलर नाम दे दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि मेडिकल साइंस है, सोशल साइंस है, या प्लांट साइंस है। तो प्लांट साइंस की अगर बात करें हम, तो मान लो किताब है, हमें लाइब्रेरी को ऑर्गेनाइज करना है सपोज दैट, तो हमें प्लांट साइंस को हमने एक मतलब प्लांट साइंस एक सेक्शन दे दिया प्लांट साइंस, और उसमें कौन कौन सी किताबें आएंगी जो कि इससे रिलेटेड किताबें होंगी, जैसे बॉटनी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, यस फॉरेस्ट्री, है मैम। ना। तो ये हाँ बॉटनी भी जी। प्लांट साइंस का एक पार्ट है, कहीं ना कहीं रिलेटेड है ना। प्लांट्स हाँ जी। बॉटनी का है ना, एग्रीकल्चर भी प्लांट्स, एग्रीकल्चर में प्लांट्स आते हैं, है ना। आपका हॉर्टिकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री में भी प्लांट्स आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं प्लांट साइंस कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है आपस में, है ना। चाहे आपका लूज असेंबलीज के थ्रू हो, इंट्राफेसिव के थ्रू हो, इंट्रा रिलेशन, किसी भी तरह का रिलेशन हो सकता है, लेकिन आपका सब्जेक्ट को इकट्ठा कर दिया हमने कि हाँ प्लांट साइंस का सब्जेक्ट है, और इसमें ये सारी चीजें आती हैं। और हम अगर किताबों को टेक्स्ट लाइब्रेरी को ऑर्गेनाइज करना है, तो ये सारे अगर प्लांट साइंस का सेक्शन बनाया, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। कोई यूजर आएगा और कहेगा कि हमको बॉटनी की किताब चाहिए, तो आप इस सेक्शन में चले प्लांट जाओ, इसमें हमको ये सारी चीजें मिल प्लांट जाएंगी, यस मैम। है ना। यस और मैम। अगर हमें हाँ मान जी। लो कि इससे ये बुक आई किसी तरह की, तो हम उसको प्लांट साइंस के सेक्शन के अंदर रख देंगे आसानी से। तो हम एक जगह इकट्ठा कर देंगे ताकि हमको अलग अलग भटकना ना पड़े। एक हमने तभी तो हम क्लासिफिकेशन का यूज करते हैं। और ये एग्लोमरेशन किसने दिया है, मोड ऑफ फॉर्मेशन किसने मैम दिया है? एग्लोमरेशन मतलब कि जो अपने आप में बहुत सारे सब्जेक्ट को अब समाहित इकट्ठा किए हुए हैं करके, अपने आप हाँ में। समूह बना के रख सकते हैं, इकट्ठा करके रखते, ठीक है। यस, एग्लोमरेशन का मतलब होता है इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, एक साथ रखना, मतलब समूह बनाकर, ठीक है। और यस इसका मैम। मतलब कि हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि भाई हम मतलब जैसे मान लो बॉटनी, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, तो ये फॉरेस्ट्री भी अभी मतलब पहले तो नहीं था सब्जेक्ट, नया सब्जेक्ट आया, तो हमें किसके अंतर्गत हम रखेंगे, तो हमने उठाकर रख दिया प्लांट साइंस, क्योंकि कहीं ना कहीं फॉरेस्ट्री जो है वो प्लांट का ही
कहीं ना कहीं पार्ट है, प्लांट साइंस का ही पार्ट है। तो अगर हमारे पास फॉरेस्ट्री एक नया सब्जेक्ट आया तो हम किसके अंतर्गत रखेंगे? हम प्लांट साइंस में रख देंगे, और जो अगर फॉरेस्ट्री की किताब आएगी तो प्लांट साइंस के सेक्शन में रख देंगे। जैसे कि हमने बताया ना कि हमारे पास हर समय एक नए, हर कुछ समय बाद नए सब्जेक्ट ऐड होते रहते हैं। तो अगर नया सब्जेक्ट ऐड हो गया हमारे पास, तो उसको हम ऐसा तो नहीं कि कोई मेन क्लास दूसरी किताब में ऐड करके नई नई मेन क्लास बता देंगे। वो अगर हो सकता है नया सब्जेक्ट आया तो हम मेन क्लासेस दे सकते हैं, वो हॉस्पिटैलिटी के अंतर्गत आ जाएगा कि हाँ मतलब, लेकिन उसके लिए हमें मेन क्लास के लिए स्पेस छोड़ना होगा, लेकिन हमने क्लासिफिकेशन में स्पेस नहीं छोड़ रखा, डीडीसी में रखा हुआ है। तो ये तो फिलहाल नया सब्जेक्ट तो नहीं है, ये किसी ना किसी से सब्जेक्ट से रिलेट कर रहा है, क्योंकि यूनिवर्स में जनरली चीजें, नई चीजें तो हो सकता है फॉर्म हो सकती है, लेकिन कुछ चीजें होती है को रिलेटेड चीजें होती है, जैसे कि फॉरेस्ट्री है, हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है। तो ये नई चीजें हैं, कहीं ना कहीं ये किससे रिलेट कर रहे हैं? प्लांट साइंस से रिलेट कर रहे हैं, तो हम इसे प्लांट साइंस के अंतर्गत रख देंगे। ये फॉरेस्ट्री को भी हमने प्लांट साइंस के अंतर्गत रख दिया। जैसे जियोमेट्री है या फिर आपका जियोफिजिक्स है, तो जियोफिजिक्स पहले से तो नहीं आया, हमने उसको कैसे किया? हमने उसको फ्यूजन के द्वारा एक नया नाम दे दिया, है ना। तो इसी प्रकार से हमारे पास कोई नया सब्जेक्ट आता है तो हम किसके अंतर्गत रखें, इसीलिए हम लोग मोड ऑफ फॉर्मेशन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर नए नए सब्जेक्ट जो आते हैं वो कहाँ पे रखने हैं, ये इसीलिए हम लोग मोड ऑफ फॉर्मेशन का यूज करते हैं। जैसे फॉरेस्ट्री हमारे पास नया सब्जेक्ट आया, या हमारे पास हॉर्टिकल्चर आया, हॉर्टिकल्चर पहले नहीं था, अभी आया रिसेंटली, कुछ समय पहले आया, कुछ सालों पहले आया, है ना। तो उस समय नहीं था, तो अब हॉर्टिकल्चर को कैसे हम रखें? हॉर्टिकल्चर को हमने देखा कि हाँ ये इसकी ब्रांच है, इस प्लांट के अंतर्गत आ रही है, प्लांट साइंस के अंतर्गत आ रही है, तो हमने इसको उठाकर प्लांट साइंस के अंतर्गत रख दिया, एक समूह बना दिया, और जितनी भी इससे रिलेटेड चीजें होंगी वो हमारी इसके अंतर्गत आ जाएंगी। क्लियर और नॉट? पक्का क्लियर हो गया? कंफ्यूजन तो नहीं है कहीं भी? हाँ, अभी No, इसमें ma'am. मैंने हाँ, लास्ट में clear एक है। ना, इसमें क्लस्टर है, वेरी गुड, मुझे लगा था है नहीं। हाँ, एक लास्ट है, ये सब्जेक्ट बंडल बोलते हैं या फिर उसे क्लस्टर भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि मोड ऑफ फॉर्मेशन, दिस मोड ऑफ फॉर्मेशन डिफरेंट सब्जेक्ट यूज टू मेक न्यू सब्जेक्ट एंड विच बिलोंग टू वन क्लस्टर। इसमें क्या होता है कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स यूज, मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स का हम यूज करते हैं एक नया सब्जेक्ट बनाने के लिए, और वो एक क्लस्टर को डिफाइन करते हैं। जैसे कि बात करें अगर इंडोलॉजी की, तो इंडोलॉजी का मतलब होता है क्या? इंडोलॉजी का मतलब होता है आपका आपका मतलब इसमें होता है भारतीय विद्या बोलते हैं। इसमें आप भारतीय संस्कृत, भारतीय इतिहास, भारतीय कला, भारतीय संगीत, सबका मतलब सबका ज्ञान लेते हो, सबका मतलब सभी सब्जेक्ट इसमें देखने को मिलते हैं आपको इंडोलॉजी में। मतलब ये क्लस्टर एक समूह को डिफाइन करता है। ये इंडोलॉजी एक अलग अलग शास्त्रीय संगीतों की एक विद्या को या विधा को डिफाइन करता है, जिसमें कि आपकी इतिहास होगा, भारतीय इतिहास होगा, भारतीय कलाएं होंगी, भारतीय संस्कृति होगी, या फिर आपका मतलब भारतीय संगीत। तो इंडोलॉजी की अगर बात करेंगे तो जितनी भी आपकी संस्कृति से संबंधित किताबें होंगी, या कलाएं से संबंधित होंगी, या इतिहास से होंगी, वो सारी इसके अंतर्गत आ जाएंगी, इंडोलॉजी के अंतर्गत आ जाएंगी। डिफरेंट सब्जेक्ट इज यूज टू न्यू मेक न्यू सब्जेक्ट। अगर हम भारतीय कला, अगर इस तरह से अगर इंडोलॉजी नाम ना दे, तो हम भारतीय इतिहास हो गया, भारतीय संस्कृति हो गई, भारतीय कलाएं हो गई, तो हमें सबको अलग अलग सेक्शन देना पड़ेगा, और हमें इसमें बहुत समय लगेगा। हम मतलब एक किताब, फिर हमारे पास मतलब एक हो सकता है कि हमारे पास एक स्टैक है उसमें 2 ही 3 किताबें हों, तो इसीलिए हमारे पास स्पेस को भी हम बचाएं, तो उसके लिए हमने इंडोलॉजी मतलब एक एक नई ब्रांच दे दी, और उसमें बहुत सारे जो भी इससे रिलेटेड सब्जेक्ट होंगे उनको बना दिया, उनको दे दिया। इसमें कंफ्यूजन हो रही है? वो आपका अलग था, ये आपका एग्लोमरेशन में हमने समूह को इकट्ठा किया था, रिलेटेड चीजें थी। इसमें नया नाम दिया, उसमें 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 क्लियर हो रहा था, इसमें क्लियर नहीं हो रहा कि इंडोलॉजी कौन कौन से अंदर आएगी, ये आपको पता होनी चाहिए। हेलो, मेरी इस बात सामने आ रही है कि नहीं आ रही है? मैं ऐसे बोल रही हूँ। हेलो, आप लोग हैं यहाँ पे कि नहीं? Yes, yes, ma'am. हाँ बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो यहाँ पर भी आपका क्लस्टर दिया हुआ है। इस निर्माण विधि में एक विशिष्ट सत्व अथवा विषय पर अनेक विशिष्ट अध्ययन एकत्रित होते हैं, है ना। इनमें इनसे भी एक नए प्रकार के विषय का उद्भव होता है, अर्थात एक ही विषय पर कई विशिष्ट अध्ययन किए जाते हैं। इसमें भी नवीन विषय की उत्पत्ति होती है, और इस विषय को सब्जेक्ट बंडल के नाम से जाना जाता है।
मतलब सब्जेक्ट बंडल, या हम एक कह सकते हैं कि समूह भी कह सकते हैं, उसी से थोड़ा रिलेट कर रहा है, ऐसा मैम नहीं है। नंबर इज सॉरी, ये पेज नंबर 112 पे दिया हुआ है ना, लेकिन इससे भी जब तक आप एग्जांपल नहीं लोगे ना, क्लियर नहीं होगा। यहाँ पर भी देखो, इसमें दिख रहा है 112। यस मैम। इसमें कंफ्यूजन हो रही है आप लोगों को, नहीं हो रही है? हम्म। क्लियर है। क्लियर हो गया, वेरी गुड। कैसे और कोई मुझे क्लियर करो भाई, मुझे क्लियर मैम हो रहा है सभी को? हाँ, बहुत बताओ सारे बताओ। सब्जेक्ट्स को ले। हम्म। यस मैम। बताओ बताओ, मुझे बताओ, मुझे लग रहा था कि आप लोगों को मैम सेम कंफ्यूजन। टाइप के सब्जेक्ट को लेकर एक नया सब्जेक्ट बनाना। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल सही है। इसमें बेसिकली हम लोग मतलब एक बहुत सारे तरीकों से हम किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे अध्ययन करने के बाद एक नए सब्जेक्ट को फॉर्म करते हैं। जैसे इतिहास की भी अलग अलग आपकी, जैसे भारतीय की बात करें, हम इतिहास की बात करें, उसमें कलाएं भी होंगी, आपकी संस्कृति भी होगी, है ना, आपके संगीत भी होंगे। तो हमारे वो सारा हमने अलग अलग तरीकों से इसको अध्ययन किया, तो वो एक हमारा एक नया सब्जेक्ट फॉर्म हो गया, इंडोलॉजी। वो आप उसमें क्या था, क्लस्टर में, उसमें सॉरी एग्लोमेरेशन में क्या था कि उसके पार्ट्स से, इसमें पार्ट्स नहीं है, उस पार्ट्स को अलग अलग तरीकों से हमने अध्ययन किया, ये मैम अंतर जैसे है। नए सेक्शन में हम्म। क्या? वो इंटर रिलेटेड था। इसमें हमने उसको तरीके अलग अलग तरीकों से अध्ययन किया है। जैसे हम लोग इंडोलॉजी की बात करें तो हमारी जो इतिहास, भारतीय इतिहास हो गया, संस्कृति है, या हमारी संस्कृति है, संगीत है, साहित्य है ना, वो सारे हमने इस पे मतलब अध्ययन किया अलग तरीकों से। इंडोलॉजी क्या होती है? भारतीय विद्या। भारतीय विद्या में बहुत सारी, भारतीय विद्या बोलते हैं इसे, भारतीय विद्या में क्या क्या चीजें आती है उनका हमने अध्ययन किया ना। तो भारतीय विद्या में आपका संस्कृति आती है, कला आता है, संगीत आता है, या फिर आपका इतिहास हो गया, या उसकी परंपराएं हो गई, इतिहास से जुड़ी हुई पहले की जो चल रहे हैं, तो वो सारी संस्कृति हो गई, है ना। तो वो आपकी इंडोलॉजी आती है, इंडोलॉजी इसको कहते हैं। उसका मतलब हमने एक सब्जेक्ट को अध्ययन करके, है ना, उसको अलग अलग तरीकों से अध्ययन किया, ये अंतर है। उसमें क्या था कि हम लोगों ने उसके इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट थे, इनमें हमने अलग अलग तरीकों से अध्ययन किया है, ये अंतर है। जैसे स्पेस साइंस, इसमें हमने अध्ययन की बात की जा रही है। जैसे स्पेस साइंस हो गया, ओशियन साइंस, वहां पर तो वो थे ही, वहां पर वो थे। स्पेस साइंस तो हमने स्पेस को अध्ययन करने के बाद नए नए चीजें हमारे पास स्पेस में हम लोग रिसर्च हो रही है ना, टाइम टाइम आपकी। तो जो भी चीजें हमारे पास रिसर्च होने के बाद जो भी चीजें आएंगी, तो वो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत आ जाएंगी। स्पेस साइंस में से कोई भी, अगर आपका मार्स का जो भी वहां पे मतलब अध्ययन हो रहा है, तो कोई भी अगर उससे रिलेटेड चीजें नई फॉर्म होके आएंगी। अभी कौन सा अध्ययन हुआ था, क्या बोलते थे उसको, अभी कुछ हुआ था ना क्या, मुझे भी ठीक से याद नहीं आ रहा है। एक पर्टिकुलर एक खोज हुई थी ना, उसका नाम मुझे नहीं याद रहा है। ब्लैक होल की खोज हुई थी ना, तो ब्लैक होल जो है आपका, वो स्पेस साइंस का ही मतलब आपका पार्ट है ना, तो स्पेस साइंस के अंतर्गत उसको रखा जाएगा। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? स्पेस साइंस, जितनी भी अंतरिक्ष से संबंधित जो भी चीजें आपके रिलेट खोजें होंगी, वो सारी स्पेस साइंसेस के अंतर्गत आ जाएंगी। जितने भी अध्ययन होंगे ना, वो सारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? यहाँ पे हम लोग अध्ययन करने की बात हो रही है। यहाँ पे इंडोलॉजी में भी अध्ययन करें, स्पेस साइंस में भी अध्ययन करें, ओशन साइंस में भी अध्ययन कर रहा है। क्लियर हो रहा है? ये अध्ययन करने के बाद वहां पर में सब्जेक्ट फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे रिसर्च हो रही है और नया सब्जेक्ट फॉर्म हो रहा है। हमने इसको इसके अंतर्गत अध्ययन करने के बाद एक नया कोई भी, अगर जैसे आपकी संगीत है, कला है, साहित्य है, आपकी पेंटिंग्स है, और इसमें भी कोई भी चीज नई ऐड होती है, तो उसको भी हम लोग इंडोलॉजी के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है? क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? कंफ्यूजन होगी तो बता देना आप। एग्लोमरेशन और इसमें कंफ्यूजन मुझे लग रहा था कि होगी, आपको हो रही है या नहीं हो रही है, ये बता दो। नो मैम। पक्का? किसी को? पंकज पांडे, सगुफ्ता, करण लाबाद। एक्सक्यूज मी और मैम। हाँ हाँ, बताओ कौन? मैम ये जो मैं शगुफ्ता बात कर रही हूँ। हाँ हाँ, सगुफ्ता, यस, बताइए।
मैम ये जो इंडोलॉजी है ना, इसमें जो भी मतलब डिस्कवरीज या जो भी रिलेटेड है वो इंडिया से रिलेटेड है, इंडिया कल्चर हाँ से इंडो, रिलेटेड हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इंडोलॉजी इंडिया की बात की ना, भारतीय की बात कर रही है एंड ना। और स्पेस साइंस से जो भी मतलब स्पेस से रिलेटेड कुछ भी, मतलब हाँ मैम कुछ रिसर्च भी हो मतलब हाँ अध्ययन किया, जैसे कि जो भी हाँ, अगर फ्यूचर में भी कोई अध्ययन होगा तो भी इसके अंदर आएगा, स्पेस साइंस के अंतर्गत आएगा वो। हाँ स्पेस में हाँ मतलब किसी भी चीज को लेके स्टार्स या किसी कुछ भी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ स्टार हो गया आपका। और ओशियंस का जो होगा वो हमारा सॉरी, क्या क्या क्या? भी किसी पर्टिकुलर ओशियंस हैं या मतलब नहीं कोई भी ओ, मतलब सिर्फ ओशन ही इसमें आई थिंक इसमें कोई किसी भी टाइप का जो भी मतलब वाटर हाँ रिलेटेड जो भी हाँ हो हाँ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जैसे कि आपका जैसे मतलब माउंटेन से भी आप कुछ जैसे मानते हैं माउंटेन से कुछ नदियां आ रही हैं, तो उसमें वो भी इसी अगर उसमें कुछ ऐसे डिस्कवरी या कुछ ऐसा होता है तो वो सब इसमें ओशियन साइंस में ही आएगा। माउंटेन से तो अलग हो जाएगा ना, ओशियन का मतलब होता है समुद्र, समुद्र से जो भी समुद्रों में नहीं कई चीजें मिलती हैं, हम लोग मतलब जाते हैं ना समुद्र में भी, अंदर हाँ सर्च करते रहते हैं ना कि आपको यहाँ पे मथुरा की जो नगरी थी वो मतलब मतलब जल में समाहित हो गई थी, हाँ तो जी है ना कई कई चीजें निकल के आती हैं कि हाँ यहाँ पर कौन सा जहाज था, कौन सा जहाज था, वो जहाज डूब गया था तो उसके अवशेष मिले। टाइटैनिक। हाँ हाँ टाइटैनिक तो टाइटैनिक है ना, तो उसके अवशेष मिले, तो नई नई चीजें निकल के आती है ना, तो कहीं ना खोजी होती तो, वो या कोई वनस्पति मिली हमारे जो फॉसिल्स मिले आपके जल के अंदर, है ना, या कोई भी जीव मिला इस तरह से, या कुछ भी इस तरह से ओशन से रिलेटेड जो भी चीजें मिली, तो वो आप, हाँ वाइड एरिया में जो होता है मतलब हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वाइड एरिया में जैसे क्या वो जहाज की बात करें टाइटैनिक, हम्म, टाइटैनिक का जहाज था। या फिर हाँ वो कोई भी रिसर्च होगी तो वो मतलब वो कहीं ना कहीं हम रिटर्न फॉर्म में या फिर कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल होगी, तो वो आपकी हमारे ओशियन साइंसेस के अंतर्गत रखा जाएगा, वो सब्जेक्ट बंडल या फिर क्लस्टर के अंतर्गत आएंगे, एक पर्टिकुलर समूह में। एक क्लस्टर का मतलब किसी भी एक क्लस्टर का समूह नहीं हाँ जी बोलते ना, यस मैम। कि हमने एक क्लस्टर में डिवाइड कर दिया, है ना, हाँ हाँ तो ये आपका डिवीजन। सब्जेक्ट बंडल क्लस्टर कहलाता है। तो आई होप एंड आपको मैम एक क्लियर। क्वेश्चन हाँ और था बताओ बताओ, यस। मैम, कल आप मिल जाएंगी कॉलेज में? हाँ बिल्कुल मिल जाऊंगी मैं। कल लास्ट सैटरडे है, आई एम सॉरी। कल लास्ट सैटरडे है ना मंथ का? नो नो प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारे सेकंड सैटरडे ऑफ होता है ओनली, लास्ट सैटरडे ऑफ नहीं होता, ठीक है। ओके मैम यहाँ थैंक यू। तक, यस यस। और यहाँ पर आपको यहाँ तक कहीं भी कोई पॉइंट में क्लियर ना हुआ हो तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट थोड़ा नहीं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस ये मैंने इसलिए भी रखा क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन में बहुत मतलब उम्मीद है कि पूछा जाएगा इससे क्वेश्चन। कोई भी पैसा एग्जामिनेशन नहीं बनता जिसमें कि इससे क्वेश्चन ना पूछे जाते हों, तो उसके लिए भी मैंने रखा, क्योंकि रिसेंटली अभी केवीएस का एग्जाम होने वाला है 6 मार्च में, तो हमारे जो फर्स्ट बैच है उनके लिए भी मैंने सोचा था कि थोड़ा सा उनके लिए भी ज्यादा हेल्प हो जाए इससे, तो उनके लिए भी हमने तैयार किया था लेक्चर कि आपका भी मतलब आपके लिए भी यूजफुल रहेगा, साथ में वो आपका जो फर्स्ट बैच है उनके लिए भी रहेगा। तो यहाँ पर आपको कोई क्लियर ना हो रहा हो तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं, अभी हमारे पास समय है। कहीं भी कोई पॉइंट आपका फेलिएशन भी क्लियर हो गया होगा, आई थिंक फेलिएशन भी मतलब उसके सिंबल तो वैसे याद नहीं, मतलब यहाँ पे मेंशन नहीं किए, क्योंकि मेन फोकस मेरा इस पे था, मोड ऑफ फॉर्मेशन पे। तो सिंबल्स भी सी है आपका, है ना, कंपैरिजन डी डिफरेंस है, जी इन्फ्लुएंसेस का है ना, और ए जर्नल है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं उसके सिंबल्स भी। तो सिंबल्स तो मैंने नहीं दिए यहाँ पे, बाकी यहाँ पे अगर आपको लगता है कि किसी में प्रॉब्लम है आपको तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मैम मैम क्या पीपीटी हमें व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं ग्रुप में? पीपीटी ठीक है, मैं कर दूंगी, हाँ मैं ओके लेक्चर मैम। ही शेयर कर दूंगी, डोंट वरी। ओके मैम थैंक यू। ओके, यहाँ पर भगवती प्रसाद आपको क्लियर है, करेलाबाद, खिला जी आपको समझ में खिला जी कनेक्ट है भाई आज, और आप कैसे हो खिला जी? अपना कैमरा ऑन कीजिए सभी लोग प्लीज। बिल्कुल ठीक हूँ मैम, आप कैसी ओके, हैं? आपको मिल गए थे नोट्स? हाँ मैम मिल गए थे। वेरी गुड, थैंक यू। यस यस मोस्ट वेलकम। और गुप्ता सभी ठीक हो? पूजा रॉय, आप सभी का कैमरा ऑफ है, मुझे लगा पता नहीं आप लोग सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। हाँ आंसर तो दे रहे थे आप लोग, वेरी गुड। हाँ मोनिका, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लोग कनेक्ट हो गए, इतने सारे स्टूडेंट कनेक्ट हो, वेरी गुड, है ना। तो क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम है किसी को, कोई भी किसी भी मतलब मोड ऑफ फॉर्मेशन में किसी भी पॉइंट में कंफ्यूजन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ये
मतलब जितने भी पॉइंट मैंने डिस्कस किए, इवन आपको कहाँ से कौन सा पॉइंट मैंने उसका आपको बताया भी, ये टर्म कहाँ पे यूज हुआ है ना, तो उससे हर एक पॉइंट से क्वेश्चंस बनते हैं। और ज्यादातर अगर बात करें एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपके जो ये लूज असेंबलेज टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। फिजन से भी क्वेश्चन बनते हैं आपके, और क्लस्टर आपके फ्यूजन से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। फ्यूजन से थोड़ा सिंपल होता है ना। और आपका डेरिवेशन और डेरिवेशन कम बनते हैं, और आपका एग्लोमरेशन से क्वेश्चन बनते हैं ज्यादातर। तो ये आपके, इवन आप कोई भी इसके बाद एग्जामिनेशन देते हैं तो ये उसके लिए, बात के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसीलिए मैंने इसका दिया था कि आप लोग को, और इसमें चाहे इंग्लिश मीडियम हो या फिर हिंदी मीडियम, किसी को कोई प्रॉब्लम होगी मतलब इसको एक्सप्लेन करने में, आप इसको बस केवल इतना लिख दो, और मैंने जो एक्सप्लेन किया आप उसे भी अपने शब्दों में लिख दोगे, और उसके एग्जाम्पल लिख दोगे कि, और ये किस तरह से अपने एग्जाम्पल को सही तरीके से डिफाइन कर दोगे कि हाँ इस एग्जाम्पल में कैसे, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो वो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक्स मैम नहीं है तो पूरे आपको आउट ऑफ yes, 19 पूरे नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ आपको कम से कम आपको 19 में से 15-18 तो मिल ही जाएंगे, 15-17 तो मिल ही जाएंगे, अगर आपका पूरा सही होगा तो, ठीक है। तो फिर हम लोग फिर लीव करें क्लास को, कोई क्वेश्चन किसी भी तरह का किसी को? मैम इस टॉपिक में बस इतना ही है ना? हाँ, ये मोड ऑफ Mode of फॉर्मेशन है, formation. यस। ये आप यहाँ से पूरा लिखेंगे, यहाँ से मोड ऑफ फॉर्मेशन, यहाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, आप ये भी लिख सकते हैं काइंड ऑफ फेज, मतलब सॉरी काइंड, देखो ये आपका पहले तो डिफाइन करोगे आप कि क्या होता है मोड ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आप पहले तो हम लोग क्यों करते हैं, अब हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं ना, और सब्जेक्ट को हर कुछ सेकेंड बाद, कुछ मिनट बाद नए नए सब्जेक्ट्स आते रहते हैं, तो हम उसे कैसे मेन क्लास में ऐड करेंगे, तो इसीलिए हम लोग मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट का यूज करते हैं। और बात करें अगर सब्जेक्ट भी कई प्रकार के होते हैं, बेसिक हो गया, कंपाउंड हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, तो आप इसे हल्का से डिफाइन कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप सब लिखो, है ना। बेसिक डाल दिया आपने, या बेसिक में आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, या जो भी सब्जेक्ट है उनको नाम डिफाइन कर दिए। कंपाउंड में आपने ये एक कोई भी एग्जाम्पल ऐड कर दिया, कंपाउंड हो गया। इसी प्रकार से अपने कॉम्प्लेक्स में से एस्ट्रोफिजिक्स या फिर एस्ट्रोनॉमी आपने डाल दिया, तो आपका वो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये आपका मैंने ट्रेडिशनल बताया था आपको, इसमें सॉरी ये स्लाइड छूट गई थी क्या, बेसिक सब्जेक्ट को भी प्राइमरी और नॉन प्राइमरी में डिफाइन किया था। तो वही सारी चीजें हैं आपके, प्राइमरी नॉन प्राइमरी, है ना। जैसे कि आपका प्राइमरी सब्जेक्ट है, इसकी प्राइमरी सब्जेक्ट से आपका जो भी नया सब्जेक्ट फॉर्म हुआ, जर्नलिज्म है तो प्राइमरी है आपका। फिजिक्स है, फिजिक्स भी आपका ट्रेडिशनल है ना। डिजिटल फॉर्म में रिसर्च मेथड्स है, फ्यूज फॉर्म में एस्ट्रोफिजिक्स है। एग्लोमरेशन आपका जो है वो सोशल साइंस का इकट्ठा रूप है एग्लोमरेशन, है ना। सब्जेक्ट बंडल रिलीजन और एथिक्स का सब्जेक्ट बंडल है, ठीक है। तो इसी प्रकार से प्राइमरी बेसिक सब्जेक्ट है। और नॉन प्राइमरी की बात करें तो हम यहाँ पर जैसे कि आपका कैनोनिकल क्लासेस, तो कैनोनिकल क्या है, नॉन प्राइमरी बेसिक सब्जेक्ट है। जैसे कि अगर बात करें ये मैथ्स के अंदर ही तो उसकी ब्रांचेस है ना, अलजेब्रा हो गया या फिर सिस्टम है, तो ये मेडिकल का ही नॉन प्राइमरी बेसिक सब्जेक्ट है। मैंने आपको बताया भी था अभी एग्जाम्पल में ना, होम्योपैथिक था, नेचुरोपैथी होता है, एस्ट्रो आपका या फिर आपका एलोपैथिक हो गया, तो ये सिस्टम्स है ना आपके, है ना। लेकिन ये प्राइमरी सब्जेक्ट नहीं, नॉन प्राइमरी बेसिक है ना। तो बेसिक सब्जेक्ट को भी इन्होंने दो भाग में डिवाइड किया है, प्राइमरी और नॉन प्राइमरी, ठीक है। नॉन प्राइमरी में क्या होता है कि मतलब उसका मतलब सब्जेक्ट तो प्राइमरी होता है, लेकिन सब नॉन प्राइमरी की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। नॉन प्राइमरी की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे कि हमने होम्योपैथी भी एक सब्जेक्ट है, लेकिन जब उस मेन क्लास में मेडिकल साइंस में हम पढ़ते हैं तो उसे हम एज ए सिस्टम यूज करते हैं, एज ए नॉन प्राइमरी सब्जेक्ट यूज करते हैं, नॉन बेसिक सब्जेक्ट बोलते हैं इसे, ठीक है। इसी प्रकार से स्पेशल भी नॉन प्राइमरी ही है, लेकिन अगर बात करें तो ये अलग सब्जेक्ट है, लेकिन हम इसे एज ए नॉन बेसिक सब्जेक्ट यूज करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से इन्वायरमेंट होता है, ये भी एक नॉन बेसिक सब्जेक्ट होता है। और जैसे कि वॉर इकोनॉमी हो गया या फिर इस तरह के सब्जेक्ट जो आते हैं वो नॉन बेसिक सब्जेक्ट कहलाते हैं, ठीक है। नॉन प्राइमरी बेसिक सब्जेक्ट कहलाते हैं। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये तो मेन बेसिक मतलब मेन बेसिक सब्जेक्ट हैं, इसमें सारे के सारे आपको दिखाई दे जाएंगे। इसमें क्या है कि बेसिक होते हुए भी इनको नॉन प्राइमरी क्लासेस कहलाते हैं, क्योंकि ये किसी एक मेन क्लास के ही अंतर्गत अलग सब्जेक्ट, जैसे कि ब्रांचेस हैं, जैसे कि अलजेब्रा हो गई, ज्योमेट्री हो गई आपकी, या फिर ट्रिग्नोमेट्री हो गई, तो ये कैनोनिकल क्लासेस होती हैं, यानी कि नॉन प्राइमरी सब्जेक्ट हैं, नॉन प्राइमरी बेसिक सब्जेक्ट हैं,
ठीक है, जैसे कि जैसे हम लोग पढ़ते नहीं कि ये पर्सनैलिटी होती है, लेकिन हम इसको लेकिन उसको सिस्टम की तरह यूज करते हैं, होता है ना। हेलो हेलो। हाँ, यस तो मैम। आंसर नहीं आ रहा, तो मुझे लगा शायद कोई है नहीं, मैं ही बोल रही हूँ, है ना। तो ठीक है, ये इस तरह से हम नॉन बेसिक सब्जेक्ट को भी हमने अलग अलग डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पे मैंने साथ क्लास मिस कर दी थी, ठीक है। तो इसको भी बना सकते हो, तो अगर समय है तो बहुत, मेरे ख्याल 4 पेज के लिए आप अगर यहाँ से लेते हो ना, तो 4 पेज आपके बहुत इजिली फिल हो जाए, मतलब भर जाएंगे बहुत आसानी से, है ना। आपने देखो एक स्लाइड यहाँ से ले ली, एक ये ले ली, और ओ गॉड 42 हो गया। एक सेकंड, हाँ। ठीक है, मैं अभी क्लास को लीव करती हूँ, ठीक है। और बाकी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, स्लाइड सेंड कर दीजिएगा मैम। हाँ हाँ बिल्कुल कर दूंगी, ठीक है। लेक्चर पूरा शेयर कर दूंगी, डोंट वरी, ठीक है। ठीक ओके, थैंक यू क्लास। और कोई दिक्कत हो ठीक तो है नहीं मैम, है, फिर मैं, थैंक यू मैम। हाँ। और किसी टॉपिक में हो कंफ्यूजन तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, और कोई टॉपिक अगर आपको चाहिए तो मुझे बता देना, तो फिर मैं उसका लेक्चर बना के अपलोड कर दूंगी, ठीक है। ओके, थैंक यू ओके मैम, क्लास, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, बाय। बाय मैम। थैंक यू मैम, बाय। थैंक यू क्लास, थैंक यू।